हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपनी लैब टेक्नीशियन की एक मैराथन ब्लड बैंक। आप सभी लोगों की डिमांड थी कि ब्लड बैंक टॉपिक करा दिया जाए, तो इस क्लास में हम लोग लगभग 200 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे। पूरी की पूरी ब्लड बैंक यहां से आपकी तैयार होने वाली है। इस क्लास में मेरे भाई जो भी क्वेश्चन करेंगे वो हम एमसीक्यू के फॉर्मेट में करेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर करेंगे, उसको चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पहले हिमैट आपका हिस्टो कर लिया है, हिमैट कर लिया है, साइटोलॉजी कर ली है। 3 मैराथन क्लासेस हमने कर ली है। अगर वो आप लोगों ने नहीं की है, इस क्लास के बाद में आप उन क्लास को भी कर सकते हो। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से उन क्लासेस को भी आप कर लीजिएगा। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हो या आते रहते हो, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास की शुरुआत करने से पहले एक बात आपको बता दें कि 3 जुलाई को बर्थडे पर ऑफर था हमारे लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच पर। यह ऑफर आपको सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक वैलिड रहेगा, इसके बाद नहीं आएगा। फिर ये दोबारा जब बर्थडे आएगा तो देखा जाएगा क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ इतनी फीस पर आपको टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज तीनों चीजें इस बैच में आपको मिलेंगी। वीडियो लेक्चर आपको हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। टॉपिक वाइज आपको कंटेंट यहां पर देखने को मिलेगा। टेस्ट सीरीज आप जानते हो। एमसीक्यू की बुक की पीडीएफ भी हम आपको यहां पर प्रोवाइड करेंगे। नोट्स आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहां पर वैलिडिटी भी आपको 18 महीने की मिलेगी। तो आप यहां पर देख रहे हो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू की पीडीएफ, वैलिडिटी भी 18 महीने की, और टाइप फॉर्म में मटेरियल आपका बेहतरीन जो भी है हम सब यहां पर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। जिसको भी ज्वाइन करना है मेरे भाई तो इस फीस में ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, ज्वाइन कहां से करना है? प्ले स्टोर पे जाना, एजुकेशन मसाला ऐप को डाउनलोड करना, यहां से रजिस्टर करोगे तो इस बैनर पे आना। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहां पर आकर आप इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है। कोई भी अगर आपको क्वेरी है, दिक्कत है, समस्या है, परेशानी है, तो आप 7521087397 इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। ठीक, तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन तरीके से। और बैच में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है इसका, वहां से भी जुड़ सकते हो। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान से सुनिएगा और चीजों को समझिएगा। ठीक, क्वेश्चन लिखा है कि द स्टडी ऑफ ब्लड ग्रुप, किसकी? हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड ग्रुप की। एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज कॉल्ड। ब्लड ग्रुप एंटीजन एंड एंटीबॉडी इज कॉल्ड। मान लीजिए इसका आंसर आपको नहीं पता है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन पहला लिखा है पैथोलॉजी, दूसरा लिखा है हिमेटोलॉजी, तीसरा लिखा है कैरियोलॉजी, और चौथा लिखा है इम्यूनोहिमेटोलॉजी। ठीक, इतना आपको समझ में आया? ये लिखा हुआ है, देखिएगा क्या है। एंटीजन एंड एंटीबॉडी की बात हो रही है, तो हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी कहां पढ़ते हैं? अभी हम लोगों ने ही अपने बैच में कवर किया है एंटीजन एंटीबॉडी। किस में पढ़ा? इम्यूनो में पढ़ा। तो एंटीजन एंटीबॉडी की बात हो रही है, तो ये तो बात हो गई किसकी? इम्यूनो की। और उसके अलावा हम लोग ब्लड लिखा हुआ है यहां पर, और स्टडी ऑफ ब्लड किस में करते हैं? हम लोग हिमेटोलॉजी में करते हैं। तो स्टडी ऑफ ब्लड की बात है, हिमेटोलॉजी हो गई। तो यहां पर जो हम ब्लड की स्टडी करेंगे वो किस में करते हैं? हिमेटो में करते हैं। तो यहां से ये ब्लड हो गया और ये आपका एंटीजन एंटीबॉडी हो गया। तो इस तरीके से हमने यहां से क्या समझा? हमने ये समझा कि जो हमारे ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडी की बात है वो हम लोग करेंगे इम्यूनोहिमेटोलॉजी में। ठीक है, इस तरीके से इस चीज को हम लोग याद रखेंगे। लिखा है इम्यूनोहिमेटोलॉजी, यानी जो ब्लड बैंकिंग है इसको इम्यूनोहिमेटोलॉजी को हम ब्लड बैंकिंग में कह सकते हैं। स्टडीज ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी एंड देयर सिग्निफिकेंस इन द ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। हम लोग ब्लड बैंक में या इम्यूनोहिमेटोलॉजी में ब्लड ग्रुप एंटीजन को, एंटीबॉडी को और उनके सिग्निफिकेंस को, महत्व को समझते हैं, जो कि हमारा ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन की बात करें, जो हम लोग ट्रांसफ्यूज करते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, दूसरा देखिए क्वेश्चन है आपका, द प्रिंसिपल दैट प्लाज्मा कंटेन्स नेचुरल एंटीबॉडी। क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा प्लाज्मा है उसमें होती है नेचुरल एंटीबॉडी, ए या फिर बी। ठीक है, इफ दोज एंटीजन आर एब्सेंट, अगर ये दोनों एब्सेंट हैं तो कहलाते हैं। यहां पर दिया गया 4 ऑप्शन देखिएगा, लिखा है लैम्बर्ट्स लॉ, बियर्स लॉ, लैंडसिनर लॉ या फिर बोयल्स लॉ। पहले इस चीज को समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चार्ट को समझिएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाएंगे और चीजों को समझिए। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है या हमारा ब्लड ग्रुप बी है, तो हम इस चीज को कैसे डिसाइड कर पा रहे हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है या बी है? तो हम उसको डिसाइड करते हैं
ये हमारी आरबीसी है। क्या है? आरबीसी है। और आरबीसी के ऊपर क्या होता है? आरबीसी के ऊपर होता है एंटीजन। ठीक, आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा, आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। वही क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। हम लोग उसी को ब्लड ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको? ये बताया कि आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होगा हम उसी को ब्लड ग्रुप बोलते हैं। देखो समझो इस चार्ट से, चार्ट में लिखा है ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसमें आरबीसी पर एंटीजन, एंटीजन ऑन आरबीसी क्या होगा? ए होगा। इतना ध्यान से समझिएगा, हम बेसिक एक एक छोटी छोटी चीज आपको बताएंगे। फिर अगर ब्लड ग्रुप बी है तो इसका मतलब आरबीसी के एंटीजन पर क्या है? आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है वो क्या होगा? बी होगा। ए बी ब्लड ग्रुप है तो आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है यानी ए भी है और बी भी है। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ओ का मतलब होता है 0 0, जिसको कहते हैं हम लोग नील, यानी आरबीसी जो हमारी ओ ब्लड ग्रुप वाला है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है यानी नील। क्या है? इसको बोलते हैं नील। आरबीसी के ऊपर जो ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसके आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक, अब इसके इसके जस्ट अपोजिट हमसे आप बात कीजिएगा। क्या? ये तो बात किसकी हो गई? आरबीसी की। ठीक, ब्लड में, ब्लड में आप जानते प्लाज्मा भी होता है, तो प्लाज्मा में इसके जस्ट अपोजिट क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। प्लाज्मा में इसके जस्ट अपोजिट क्या होती है? एंटीबॉडी होती है। जैसे ब्लड ग्रुप अगर ए है तो उसकी जो है आरबीसी पर एंटीजन ए होगा, यानी उसकी एंटीबॉडी जो प्लाज्मा होगा उसमें जो है एंटीबॉडी बी होगी। ठीक, उसकी जस्ट अपोजिट। आरबीसी पर एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगी। आरबीसी पर एंटीजन आपका क्या है? बी है, तो आपकी प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है वो क्या होंगी? ए होंगी। आरबीसी पर आपका एंटीजन ए और बी दोनों है तो मेरे भाई प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, कोई भी आपकी एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर ओ ब्लड ग्रुप है यानी उसकी आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन प्लाज्मा में दोनों एंटी ए और एंटी बी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंटी ए और एंटी बी दोनों आपको देखने को मिलेंगे। ये चार्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतनी बात ध्यान रखना, एंटीजन ऑन आरबीसी और एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। आरबीसी पर जो एंटीजन होगा वही उसका ब्लड ग्रुप होगा और उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? प्लाज्मा में उसकी एंटीबॉडी होगी। ठीक, क्या लिखा हुआ है? इफ एन एंटीजन, ध्यान से सुनिए, लिखा है इफ एन एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एन इंडिविजुअल रेड ब्लड सेल्स द करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम देयर प्लाज्मा। इनका यह कहने का मतलब है कि अगर आरबीसी पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडी ए यानी एंटी ए आपका प्लाज्मा में नहीं होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। या तो हम ये कह दें कि ये आपका एंटीजन और एंटीबॉडी कैसे नहीं होने चाहिए? सेम नहीं होने चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीजन है उसका अपोजिट आपका जो है एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों बात सेम ही है ना, तो दोनों बात यहां पर लिखी है। लिखा है इफ एन एंटीजन इज एब्सेंट, अगर कोई एंटीजन एब्सेंट है तो ऑन द रेड ब्लड सेल द करेस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी मस्ट बी प्रेजेंट इन द सीरम या फिर प्लाज्मा। बातें की है ना, दोनों बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब ये जो सिद्धांत है, जो ये चीजें हैं, ये जिसने बताई हैं वो मेरे भाई थे महान भाव लैंडस्टीनर, इसी को बोलते हैं लैंडस्टीनर लॉ। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर ये दोनों, देखो इसकी भी बात समझ लो, ऐसा क्यों होता है? अगर बोथ वर प्रेजेंट, अगर दोनों प्रेजेंट होंगे सेम ब्लड में तो दे वुड बी रिएक्ट, वो रिएक्ट कर जाएंगे, काजिंग द रेड ब्लड सेल क्लंप, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? क्लंपिंग हो जाएगी आरबीसी की, और जिससे आपका एग्लूटिनेशन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? आपका ब्लड जो है क्लॉट करने लगेगा। ठीक, तो यहां से इतनी बात आपको समझ में आई। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन है आपका विच इम्यूनोग्लोबुलिन, कौन सी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है क्लास इज द फर्स्ट टू बी प्रोड्यूस इन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे ही हमारी बॉडी पर कोई भी एंटीजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अटैक करता है, आता है, तो सबसे पहले हमारा जो इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास है, 5 क्लास गेम डी के नाम से जिसको मैंने आपको याद कराया था, उन 5 में से कौन से सबसे पहले नंबर पर रिस्पॉन्स करती हैं? जैसे ही आपने क्या किया, अपने मकान पे, घर पे
एक आपने डोर पे व्यक्ति को खड़ा कर दिया, तो जैसे ही कोई व्यक्ति आता है सबसे पहले वही दरवाजा खोलता है, मिलता है, हाँ भैया आप कौन, पूछता है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी पर जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो सबसे पहले जो हमारी एंटीबॉडी होती है आईजीएम, जो हमारी इम्यूनोग्लोबुलिन एम होती है, वो रिस्पॉन्स करती हैं। ठीक है, तो आईजीएम जो होती हैं वो फर्स्ट प्राइमरी रिस्पॉन्स में हमारी मदद करती हैं, और इट इज पेंटामर। ये कैसी होती हैं, पेंटामरिक फॉर्म में पाई जाती हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी 5 मोनोमर मिलकर पेंटामर फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, पेंटामर फॉर्म बनाते हैं यहां पर, और ये आपस में जुड़े होते हैं, ज्वाइनिंग चेन इसको बोलते हैं। यहां से बीच में आप जानते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड रहते हैं। एंटीजन बाइंडिंग साइट की बात करें तो यहां पर एंटीजन बाइंडिंग साइट कितनी होंगी, देखो एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, तो मोनोमर यूनिट में 2 बाइंड कर सकते हैं, तो पेंटामर है यहां पर, तो आप जान सकते हो 2 2 4 2 6 2 8 और यहां पर 2 10। तो यहां पर जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो कितनी है, 10 है। एंटीजन बाइंडिंग साइट कितनी है यहां पर, 10 है। ठीक है, तो ये हाईली इफेक्टिव है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेट करने में। अब एक आप क्वेश्चन बताइए, जिन लोगों ने भी एंटीबॉडी मैंने पढ़ाया था, पढ़ा होगा कि यहां पर एंटीजन बाइंडिंग साइट कितनी है, 10 है, तो इसमें वैलेंसी कितनी है, इतना आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है विच इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड काज एचडीएफएन। क्या लिखा है, हमसे पूछ रहे हैं कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन जो होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है और काज करती है एचडीएफएन। एचडीएफएन होता क्या है, पहले तो ये देख लो, ये होता है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न। अब कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है, मैंने आपको बताया था आईजीजी। कौन सी बताया था, आईजीजी बताया था। ये ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन थी जो हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। जब आप मम्मी के पेट में थे तो यहां से ये देखते हो ये क्या था, ये प्लेसेंटा था, और इस प्लेसेंटा से आप जानते हो हमारी जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वो क्या कर जाती हैं, क्रॉस कर जाती हैं। अब हमें एक क्वेश्चन और बताइएगा कि हमने जब यहां पर क्लास बताए थे आईजीजी के, तो हमने G1 बताया था, G2 बताया था, G3 बताया था और G4 बताया था। इसमें हमें यह बताइएगा कि कौन सी इन क्लास में से कौन सी जो होती हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, G1 G2 G3 या G4, ये इसके क्लास हैं, इनमें से कौन सी प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाती है, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। कमेंट आप करेंगे, आपको कमेंट सेक्शन में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे, थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी एक्टिव रिकॉल है, यहां पर हम आपको चीजें एक्टिव रिकॉल के तरीके से याद करवा रहे हैं, आप समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है प्रोटियोलिटिक डाइजेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन बाय द पैपेन एल्ड। इसको पहले ध्यान रखिएगा, पैपेन और प्रोटियोलिटिक डाइजेशन करा रहे हैं। हमने आपको बताया डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन होता है कुछ बड़े मॉलिक्यूल को जब तोड़ते हैं तो जब छोटे छोटे उसके टुकड़े हो जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये बड़ा मॉलिक्यूल है, इसको आप तोड़ोगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ये डाइजेशन है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन है। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन को हम लोग क्या कर रहे हैं, किसके द्वारा, पैपेन के द्वारा। ठीक है, पैपेन के द्वारा इसको क्या करा रहे हैं, डाइजेस्ट करा रहे हैं। तो ये खुरापात की गई, तो जब इसको पैपेन के द्वारा डाइजेस्ट कराते हैं तो आप यहां पर देखते हो ये और ये, ठीक, इस तरीके से क्या होता है, ये टूट जाता है, और जब ये इस तरीके से टूट जाता है तो यहां पर 1 2, ये 2 आपके क्या मिलते हैं, एफसी फ्रेगमेंट आपके मिलते हैं। ठीक है, 2 एफसी बता रहा हूं, 2 आपके एफ ए बी फ्रेगमेंट मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में ये जो एक आप देखते हो ये क्या होता है, ये एफसी होता है। ठीक, ये आपका क्या होता है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहता है, तो इसको एफसी फ्रेगमेंट बोलते हैं। और यहां पर 2 आपके एफ ए बी फ्रेगमेंट होते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर ही आकर आपका एंटीजन बाइंड कर सकता है और यहां पर नहीं कर सकता है। पैपेन क्या करता है, इसको यहां से ऐसे काट देता है, इस एंटीबॉडी को, आपका इम्यूनोग्लोबुलिन को यहां से ऐसे
काट देता है। तो यहां पर आपके टोटल देखोगे कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए। तो यहां पर 2 आपके जो फ्रेगमेंट होते हैं 2 FAB और 1 FC फ्रेगमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक, ये किसकी बात है, ये पेपेन के द्वारा होता है। ऐसे ही अगर आपसे ये पूछ ले पेप्सिन, क्या पूछ ले, पेप्सिन, तो पेप्सिन जो है एंजाइम ये काटता है कहां से, हिंज रीजन के नीचे से। कहां से काटता है, ये जो हिंज रीजन है यहां वाला, इसके यहां से काटता है नीचे से। तो अब आप देखोगे कितने टुकड़े हुए, 2 आपको टुकड़े देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 आपको क्या मिलते हैं, 2 FAB मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई, इतनी आपको समझ में आई कि नहीं बात। इसको मैंने अपने एंटीबॉडी वाली जब क्लास कराई है तब भी इस चीज को मैंने आपको ध्यान से बताया था। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, इसका आंसर कौन सा होगा, राइट, बी वाला राइट होगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन है ABO, जो हमारा ABO है, ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है और लिवाइस ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो उसमें कह रहे हैं कि जो एंटीबॉडी है आर कैरेक्टरिस्टिकली, ठीक है, ABO और लुईस रक्त समूह एंटीबॉडी मुख्य रूप से होते हैं। उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती हैं, वार्म रिएक्टिंग IgG होती हैं, कोल्ड रिएक्टिंग IgM होती हैं, वार्म रिएक्टिंग IgM होती हैं, या फिर कोल्ड रिएक्टिंग IgG होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर होती हैं आपकी कोल्ड रिएक्टिंग IgM। कौन सी होती हैं, कोल्ड रिएक्टिंग IgM। तो देखिएगा लिखा है ABO एंड लिवाइस एंटीबॉडी आर द IgM क्लास। ठीक है, ये किसकी है, IgM क्लास है। आगे देखिएगा, रिएक्ट वाया हाइड्रोजन बॉन्ड इनहेंस द एट द कोल्ड टेम्परेचर। जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उससे बिलो ये रिएक्ट करती हैं। बॉडी टेम्परेचर से ये बिलो जो है उसके नीचे से, उसका नीचे टेम्परेचर होना चाहिए तब ये रिएक्ट करती हैं। ठीक है, टर्म एविडिटी, क्या लिखा हुआ है, टर्म एविडिटी इन द इम्यूनोलॉजी रिफर्स टू, एक होता है एफिनिटी और एक होता है एविडिटी। क्या होता है, देखो एफिनिटी क्या है और एविडिटी क्या है। ये देखो, हम कहें इसको पकड़ लीजिए आप, तो आप ऐसे इस हैंड को पकड़े हैं, हाथ को पकड़े हैं, तो ये हमारी एफिनिटी हो गई, पकड़ हो गई। ठीक, आपने कहा कि हम पकड़े हैं तो कहोगे आप इस हाथ को पकड़े हो आप, ठीक है, अपने हाथ से। अगर हम यहीं पर एविडिटी की बात करें तो एविडिटी में जैसे इस हाथ को पकड़ना है तो आप देखोगे ऐसे, ठीक है, ऐसे देखोगे, तो आप कहोगे यहां पर आपने 4 उंगली और 1 अंगूठा, 4 उंगली और 1 अंगूठा इससे पकड़ रखा है। ठीक है, 4 उंगली और 1 अंगूठे से पकड़ रखा है, यानी आप जितनी भी उसकी बाइंडिंग साइट हैं सभी के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते एविडिटी। अब देखो क्या है, ये देखो एविडिटी हम इसको बोलते हैं, यहां पर जैसे ये पेंटामेरिक फॉर्म में स्ट्रक्चर है तो आप देखो ये यहां पर बाइंडिंग साइट है, ये बाइंडिंग साइट, ये बाइंडिंग साइट, ये बाइंडिंग यहां से जुड़ रहा है, तो इस टर्म इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एविडिटी। एफिनिटी क्या होता है, ये मेरे भाई यहां से केवल बाइंड कर गया और ये 2 इसके देखो छूट रहे हैं, तो इस चीज को बताता है क्या, एफिनिटी, और इस चीज को बताता है एविडिटी। ठीक है, तो एविडिटी बराबर होता है ओवरऑल फंक्शनल एफिनिटी फ्रॉम ऑल द बाइंडिंग साइट एंड कंबाइंड। ठीक, जितनी भी उसकी क्या है बाइंडिंग साइट है सभी के साथ में जाकर क्या करता है, कंबाइन कर लेता है। और एफिनिटी क्या होती है, सिंगल बाइंडिंग साइट स्ट्रेंथ। जो ये सिंगल बाइंडिंग साइट की स्ट्रेंथ है वो उसके बारे में, एफिनिटी के बारे में बताता है। बात समझ में आ गई, दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको इतनी बेसिक सी बात समझ में आई होगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है, इन डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट, लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में डैट, DAT, डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन जो टेस्ट होता है, द एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन्स डिटेक्ट, जो हमारी एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन्स होती हैं वो क्या डिटेक्ट करती हैं। जो हमारा डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट होता है उसमें क्या डिटेक्ट होता है मेरे भाई, यहां पर हम लोग डिटेक्ट करते हैं एंटीबॉडी या फिर कॉम्प्लीमेंट बाउंड RBC इन विवो। ठीक है, किसमें, इन विवो में हम लोग क्या डिटेक्ट करते हैं, यहां पर एंटी ग्लोबुलिन जो टेस्ट होता है वहां पर हम लोग एंटीबॉडी या फिर कॉम्प्लीमेंट बाउंडेड जो हमारी RBC होती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं। तो लिखा है डैट जो होता है वो डिटेक्ट करता है IgG एंड कॉम्प्लीमेंट CD3 ऑलरेडी कोटिंग विद द RBC इनसाइड द पेशेंट बॉडी। ठीक, जो यहां पर इन विवो देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पेशेंट बॉडी। यूज फॉर द AIHA, HDFN एंड SDR।
अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था HDFN का, हीमोलिटिक डिजीज ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न। और AIHA का मतलब क्या है? ऑटो इम्यून हीमोलिटिक इनीमिया। और यहां पर देखिए HTR होता है हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। तो अगर हमसे ये पूछ दे मेरे भाई, अगर हमसे ये पूछ दे कि जो है डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन जो टेस्ट है उसका प्रयोग हम कहां कर सकते हैं, आप बताओगे ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में, HDFN में और HTR में। ठीक है, यहां पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। लिखा है जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रैक्टिस टू मेजर ब्लड ग्रुप, दो जो मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो कौन से हैं? सभी जानते हैं, जिसमें ABO दिख जाए, ABO एंड RS सिस्टम। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, सभी को पता है ABO एंड RS सिस्टम। यही तो हम लोग देखते हैं कि बी पॉजिटिव, बी तो हमारा ABO वाला हो गया, पॉजिटिव जो हमारा RH पॉजिटिव है या फिर RS निगेटिव है। तो देख सकते हो ABO एंड RH आर द टू मोस्ट क्लिनिकली सिग्निफिकेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम इन द रूटीन ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है कि ABO एंटीजन आर प्राइमरली लोकेटेड ऑन विच RBC स्ट्रक्चर। ठीक, तो ABO एंटीजन आर प्राइमरली लोकेटेड ऑन विच RBC स्ट्रक्चर। ABO एंटीजन मुख्य रूप से किस RBC संरचना पर स्थित होते हैं? लिखा है यहां पर, आप देखोगे ग्लाइकोलिपिड एंड द ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द RBC सरफेस। जो हमारी ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन होती है RBC की सरफेस पर, वहां पर आपको ABO एंटीजन चिपके हुए पाए हुए जाते हैं। ठीक है, ABO एंटीजन आर कार्बोहाइड्रेट। जो हमारे ABO एंटीजन है वो क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ओलिगोसेकेराइड चेन अटैच टू ग्लाइकोलिपिड एंड द ग्लाइकोप्रोटीन ऑन द RBC सरफेस मेम्ब्रेन। जो RBC का सरफेस मेम्ब्रेन होता है जहां पर ग्लाइकोलिपिड से अटैच रहते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, पर्सन विद ब्लड ग्रुप O, एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? O है, हैज विच सीरम एंटीबॉडी। अभी मैंने आगे जो चार्ट आपको बताया, अब उससे क्वेश्चन पूछा गया। हमसे ये कह रहे हैं किसी का ब्लड ग्रुप O है, तो हमारी RBC है, और RBC के ऊपर हमको पहले बता दिया ब्लड ग्रुप O, तो हमको इतना पता चल गया। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ब्लड ग्रुप आपका O है, अगर ब्लड ग्रुप O है तो इसका मतलब क्या है? इस पर एंटीजन नहीं है, इसकी RBC पर क्या है? एंटीजन नहीं होगा, अब्सेंट होगा, इस पर कोई एंटीजन नहीं है। ठीक, एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है इसके अपोजिट जो आपका प्लाज्मा है। ठीक है, जो आपका क्या है? प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा में हमसे ये पूछ रहे हैं एंटीबॉडी क्या होंगी, तो प्लाज्मा में जो हमारी एंटीबॉडी है मेरे भाई, आपकी एंटी ए भी होगी और एंटी बी भी होगा। ठीक है, तो यहां से देख सकते हो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बोथ एंटी ए एंड एंटी बी। इतनी बात समझ में आई? बेसिक सी बात है कि हमको ब्लड ग्रुप बता दिया O, और ब्लड ग्रुप O बताने का मतलब क्या है कि हमारी जो RBC है इस पर कोई भी एंटीजन नहीं होगा। अगर इस पर कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब इसके अपोजिट जाएंगे, जो आपका प्लाज्मा है उस पर हमारा प्लाज्मा में आपकी एंटीबॉडी एंटी ए और एंटी बी होंगी। ठीक है, तो वही चार्ट फिर से आप यहां पर देख सकते हो। कितनी बार मैं आपको रिवाइज कराऊं, बेहतरीन तरीके से अब आपको समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको निकाल लोगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है विच ब्लड ग्रुप हैज नो एंटीजन ऑन द रेड सेल्स। जो हमारी RBC होती है उस पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है, तो कोई भी एंटीजन नहीं है तो हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। O पर नहीं होता है। ठीक है, O पर नहीं होता है। आगे चलिए, लिखा है ब्लड ग्रुप AB। जो हमारा ब्लड ग्रुप AB है, हैज विच एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। ब्लड ग्रुप AB बता रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप AB का मतलब क्या है? ये RBC है, तो इस RBC पर A भी है और B भी है। ठीक,
इतनी बात हो गई। आरबीसी पर आपका ए बी ब्लड ग्रुप बोला, इसका मतलब आरबीसी पर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। तो इसके जस्ट अपोजिट प्लाज्मा में आओगे, और जब प्लाज्मा में आओगे तो क्या होगा, इसमें नील आएगा, मतलब कोई भी एंटीबॉडी यहां पर नहीं होंगी। ठीक है, एंटीबॉडी यहां पर आपकी कोई भी नहीं होंगी। तो यहां पर देखिए एंटी ए ओनली, एंटी बी ओनली, बोथ एंटी ए एंड एंटी बी, और डी लिखा हुआ है नन। डी ऑप्शन मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, नन। ठीक है, देखिएगा AB has both A and B antigen on the RBC by the जो Landsteiner law है, no corresponding antibody are needed in plasma। कोई करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी यहां पर जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से आपका क्या होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है एबीओ एंटीजन आर प्रेजेंट इन ऑल। एबीओ जो एंटीजन होता है वो सभी में प्रेजेंट होता है। फिर आगे लिखा हुआ है ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसको छोड़कर। मैंने आपको इसको कई बार बताया है, चाहे आपका टिश्यू हो, चाहे स्लाइवा हो, चाहे बॉडी फ्लूइड हो, इन सभी में आपको क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम देखने को मिल जाएगा। लेकिन आपका जो सीएसएफ होता है, सीएसएफ में आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सीएसएफ में आपका एबीओ एंटीजन देखने को नहीं मिलता है। तो यहां से आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एबीओ एंटीजन आर प्रेजेंट इन द टिश्यू, ब्लड, बॉडी फ्लूइड एंड द सिक्रीशन, बट अब्सेंट होता है सीएसएफ। ठीक है, ये क्या होता है, सीएसएफ में अब्सेंट होता है। लिखा है एंटीजन ए डिफर्स फ्रॉम एंटीजन बी। हमारा जो एंटीजन ए है एंटीजन बी से डिफरेंट होता है। लिखा है 1 शुगर मॉलिक्यूल, 2 शुगर मॉलिक्यूल से, 3 शुगर मॉलिक्यूल से, या फिर 4 शुगर मॉलिक्यूल से। अब मैंने आगे ही बताया जो एंटीजन है आपके वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, यानी आपके किससे बने हुए हैं, ओलिगोसेकेराइड है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ए एंटीजन डिफर करता है बी एंटीजन से। अब देखिएगा यहां पर देखो लिखा है टर्मिनल शुगर क्या है, यहां पर कार्बोहाइड्रेट टर्मिनल शुगर क्या है, गैलेक्टोज है। इसमें टर्मिनल शुगर क्या है, गैलेक्टोज है। अब इधर आ जाओ, इधर देखोगे टर्मिनल शुगर आपकी, तो ये हमारा ए एंटीजन है और ये हमारा क्या है, बी एंटीजन है। ए एंटीजन है और बी एंटीजन है, दोनों के दोनों आप जब डायग्राम देखोगे, केमिकल आपके यहां पर डायग्राम लगे हुए हैं, जब इनकी केमिकल बॉन्डिंग देखोगे सब कुछ सेम दिखेगी, लेकिन कहां पर चेंजेस दिखेगा, ये जो सबसे लास्ट वाला टर्मिनल शुगर का होगा वहां पर ये लास्ट में आपका लगा है गैलेक्टोज और ए वाले में लगा है आपका, तो केवल और केवल किसमें चेंजमेंट है, केवल और केवल आपका एक शुगर मॉलिक्यूल में चेंजमेंट है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। जो ए एंटीजन है, जो आपका ए एंटीजन है उसमें एन एसिटिल गैलेक्टोसामाइन जो होता है वो आपका टर्मिनल पोजीशन पर होता है, और जो आपका बी है उसमें डी गैलेक्टोज होता है। दे डिफर्स बाय द जस्ट वन टर्मिनल शुगर। यहां पर आपका होता है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन और बी वाले में होता है डी गैलेक्टोज। ठीक, केवल एक डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन है द बॉम्बे ब्लड ग्रुप, जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है OH फिनोटाइप है इसका, वाज रिपोर्टेड बाई। बॉम्बे ब्लड ग्रुप को सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था, किसने खोजा था, तो मेरे भाई इन्होंने खोजा था विंडे ने, बॉम्बे में, और आपका 1952 ईस्वी में, 1952 में। ठीक है, तो जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है HH उसका जीनोटाइप है, इसमें आपका नो H, नो A, नो B, यानी यहां पर आपका कोई भी ना H एंटीजन होता है, ना A होता है, ना B एंटीजन होता है। ठीक है, पोटेंट एंटी H, एंटी A और एंटी B। अगर इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपका सीरम में एंटी H, एंटी A, एंटी B एंटीबॉडी आपकी पाई जाएंगी। कॉम्पिटेबल ओनली विद अदर बॉम्बे डोनर्स। और इसकी कॉम्पिटेबिलिटी की बात की जाए, अगर बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है तो वो सिर्फ और सिर्फ बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही जो है उसके लिए कॉम्पिटेबल है। समझ गए इतनी बात, आगे बढ़िए। तो यहां पर भिंडे साहब ने बताया था 1952 में, यहां पर आप देख सकते हो। ठीक है, ब्लड ग्रुप AB, जो हमारा ब्लड ग्रुप AB है, इंडिविजुअल्स आर यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर बिकॉज देयर प्लाज्मा। जो हमारा ब्लड ग्रुप AB होता है
उनका जो ये कह रहे हैं कि आर द यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर, ये जो प्लाज्मा डोनर है वो यूनिवर्सल होता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहां पर ब्लड ग्रुप ए बी है, आरबीसी लिखिए, आरबीसी के ऊपर एंटीजन क्या है, एंटीजन ए है और एंटीजन बी भी है, तभी इसका मतलब क्या है, इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप आपको कहोगे ए बी है। भाई ब्लड ग्रुप ए बी वाले की बात हो रही है, तो ब्लड ग्रुप ए बी वाले का आप क्यों कह रहे हो इसका ब्लड ग्रुप ए बी है? इसका मतलब जो उसकी आरबीसी है उस पर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, तो उसमें तो ब्लड ग्रुप की बात हो गई ए बी की। इसके जस्ट अपोजिट आओ प्लाज्मा पर, प्लाज्मा में आप देखोगे यहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक, उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, यानी एंटीबॉडी अब्सेंट होगी। अगर एंटीबॉडी अब्सेंट हैं तो मेरे भाई आप किसी को भी दे सकते हो। तो यहां पर लिखा है कंटेन्स एंटी ए एंटी बी, गलत है, कंटेन्स नहीं होगा। हाईएस्ट ऑन्टिक प्रेशर, कंटेन्स हाई लेवल, ठीक है, ये भी गलत है। कंटेन्स नाइदर एंटी ए नॉर एंटी बी, तो यहां से मेरे भाई ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, टॉपिक वाइज हम आपके चल रहे हैं, कोई भी आपसे फालतू बात नहीं कर रहे हैं, इतना आप जानते होंगे। अगर 1.5 घंटे की क्लास है तो मुश्किल से आपके 5 मिनट लेंगे तो कुछ बीच में इंटरेक्ट करने के लिए। 1.5 घंटे की क्लास में सिर्फ 5 मिनट, इसके अलावा नहीं, क्योंकि शुरुआत आखिरी में थोड़ा बहुत इंट्रो आपको बताना, वो चीजें रहती हैं। इसके अलावा आप यहां पर देखोगे फालतू का कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो बेहतरीन तरीके से यहां पर चीजों को रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर चीजें आपको समझ में आ रही तो लाइक शेयर करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आगे चलिए। तो वही बात यहां पर लिखी है, लिखा है एबी जो इंडिविजुअल होता है वो प्रोड्यूस नो एबीओ एंटीबॉडी, देयर प्लाज्मा कैन बी ट्रांसफ्यूज टू एनी एबीओ ग्रुप विदाउट हीमोलिटिक रिस्क। तो यहां पर उसके प्लाज्मा को हम किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी यहां पर हीमोलिटिक रिएक्शन की यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर हीमोलिटिक रिएक्शन के बिना कोई भी डरे हुए हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका द यूनिवर्सल रिसिपिएंट, क्या लिखा हुआ है, द यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। एक होता है डोनर, एक होता है रिसिपिएंट, यानी ले सकता है, सभी से ले सकने वाला, फॉर द पैक्ड आरबीसी, जो हमारी आरबीसी है वो किसी भी ब्लड ग्रुप से ले सके, वो कौन सा यहां पर रिसिपिएंट हमसे पूछ रहे हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी निगेटिव होता है, ओ निगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है। तो हम आपको बता दें जो हमारा ए बी पॉजिटिव होता है ये हमारा यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, और आपका जो ओ निगेटिव है ये आपका यूनिवर्सल डोनर है, ठीक, यूनिवर्सल डोनर है। लिखा है ए बी पॉजिटिव हैज, ए बी पॉजिटिव के पास में हैज ए बी एच एंटीजन, जो हमारा ए बी पॉजिटिव होता है उसके पास में क्या है, ए बी एच एंटीजन है, नो एंटीबॉडी, नो एबीओ एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा एंड कैन एक्सेप्ट, ठीक, ये क्या है, ये किसी से भी ले सकता है। आर एच पॉजिटिव जो ब्लड है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक, आर एच पॉजिटिव ब्लड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ए बी पॉजिटिव होता है, मैंने आपको पीछे बताया, इसके पास में ए बी एच एंटीजन, नो एबीओ एंटीबॉडी, इसके पास में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है प्लाज्मा में, तो इसी वजह से एंड कैन एक्सेप्ट आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर फॉर प्लाज्मा, प्लाज्मा के लिए यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो प्लाज्मा के लिए यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो आपका होता है ए बी निगेटिव। कौन सा होता है, ए बी निगेटिव होता है। ए बी निगेटिव इज, ए बी निगेटिव फॉर द यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर, नो एंटी ए आर द नो एंटी बी, ठीक है। आर एस टाइप इज लेस क्रिटिकल फॉर द प्लाज्मा, ठीक है। आर एस टाइप यहां पर ज्यादा क्रिटिकल होता है जब हम लोग आरबीसी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्लाज्मा के लिए अगर यूनिवर्सल डोनर पूछे तो आप बताओगे ए बी निगेटिव। आप जो है पीआरबीसी के लिए अगर यूनिवर्सल आपसे डोनर पूछे, डोनर और रिसिपिएंट पूछे, तो डोनर आप बताओगे ओ निगेटिव, रिसिपिएंट आप बताओगे ए बी पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन है मोस्ट इम्यूनोजेनिक एंटीजन, मोस्ट इम्यूनोजेनिक एंटीजन ऑफ द आरएच सिस्टम, जो हमारा आरएच सिस्टम होता है,
तो उसमें मोस्ट इम्यूनोजेनिक एंटीजन पूछ रहे हैं। कई सारे एंटीजन होते हैं, सी होता है, बी होता है, डी होता है, ई होता है। तो मोस्ट इम्यूनोजेनिक कौन सा होता है? हमारा मोस्ट इम्यूनोजेनिक होता है डी एंटीजन। कौन सा होता है? डी एंटीजन हमारा मोस्ट इम्यूनोजेनिक होता है। सी ऑप्शन मेरे भाई आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखो मैंने अभी आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि यूपी ट्रिपल एससी जो पेट के थ्रू है, आपकी लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी किसी भी टाइम आ जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं आपसे बता दूं, एक डेट बता दूं, मैं तो कोई उसमें हूं नहीं डिपार्टमेंट में जो आपको डेट बता दूंगा। लेकिन जो आपके एग्जाम है आपके कब हो जाने चाहिए थे? जो अभी आपका फार्मासिस्ट का था 1514 या 1516 पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई थी। फार्मासिस्ट का एग्जाम 1-1.5 महीने के अंदर आपका हो गया। ऐसे ही आपका लैब टेक्नीशियन का 316 पोस्ट पे एग्जाम आपका 110% हो जाना चाहिए था, लेकिन किन्हीं कारणवश से वो रुक गया, नहीं हो पाया। लेकिन वैकेंसी आपकी किसी भी टाइम आ सकती है। जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी पेट दे रखा है मेरे भाई, आप जो है इस वैकेंसी को हाथ से मत जाने दीजिएगा कभी भी। अब देखोगे इसके बाद में वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है, कब जो है वैकेंसी इसके बाद आएगी नहीं आएगी, कि प्राइवेट सेक्टर ही बना रहेगा, क्या है क्या नहीं है। तो आप मेरे भाई अपनी तैयारी करते रहिए। जिन लोगों ने पीईटी दे रखा है, 10 से ऊपर जिनके नंबर हैं, वो लोग इसमें लग जाएं और बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं अभी से। आप सोचो जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरेंगे, उस दिन से करेंगे, तो आप कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। हम कोई आपको पकड़ के थोड़ी पढ़ा रहे हैं, या हम आपके पकड़ के कह रहे हैं कि बैच ज्वाइन कर लीजिए, नहीं। आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें जिस तरीके से करें। हमारा काम आपको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि जब पता है, जब एग्जाम आ जाता है, जब नोटिफिकेशन बताते हैं, तब उसके बाद आता है कि सर कुछ एक ऐसा चीज बता दो भाई, फार्मूला बता दो, मैं इस 30 दिन में मार दूं कहीं पर और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इससे पढ़ लूंगा, 30 दिन में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये कोई अपनी बात नहीं बता रहा हूं, ये आप ही लोगों की बातें हैं जो आती हैं, जो मैसेज आते हैं कि 30 दिन में आप कुछ ऐसा बता दीजिए कि जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। कोई जादू की पुड़िया थोड़ी है कि मैं आपको दे दूंगा या आप कहीं से भी ले लेंगे और आप उसको पी लेंगे तो आपका हो जाएगा। नहीं होता है, ना होगा। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप फ्री पढ़ के कर लीजिएगा, चाहे आपको लगता है कि नहीं हमसे ऐसे हो पाएगा तो आप पेड पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप उस तरीके के लिए स्वतंत्र हैं, आप चाहे जैसे आप उन चीजों को पढ़िए। कुल मिलाकर कहना ये चाहता हूं, एनएचएम का भी वैकेंसी आ सकती है, एनएचएम में भी पेपर होता है, और चाहे आपकी जो है परमानेंट वैकेंसी आएगी जो 316 पोस्ट पर, उस पर भी पेपर होगा। और मैं कितनी बार कह रहा हूं, आप इतना ध्यान रखिएगा, 100 में आपकी 60 नंबर तक कट ऑफ जाएगी, गारंटी के साथ में कह रहा हूं। ठीक है, 60 से प्लस, 60 से ऊपर लिखिएगा, इससे नीचे मत जाइएगा। इतना अगर इससे नीचे जाओगे तो अपने दिमाग से निकाल दो कि पास भी हो पाओगे, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। क्योंकि आप देखो कि जो आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट है, मैं अपने पास से थोड़ी कह रहा हूं, जो होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वाला है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो वैकेंसी आई है, उसमें आपकी लगभग 45 या 48, ठीक ऐसे उसकी गई हुई है। यूआर की तो समथिंग 50 गई है। ठीक, तो जब यहां पर मेरे भाई होम्योपैथिक फार्मासिस्ट में 50 नंबर कट ऑफ जा सकती है, 100 में 50 जा रही है, तो आपके लैब टेक्नीशियन में क्या हाल होगा तो आप समझ सकते हो। 60 इतना समझिए, 60 मैं कम ही बता रहा हूं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप चाहें जिस तरीके से आप तैयारी करें। ठीक है, तो मोस्ट इम्यूनोजेनिक एंटीजन ऑफ द आरएच सिस्टम तो कौन सा होता है? डी एंटीजन होता है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, अनलाइक एबीओ सिस्टम आरएच निगेटिव इंडिविजुअल। ठीक है, आरएच निगेटिव जो इंडिविजुअल है, इसका मतलब क्या है? डोंट नेचुरली प्रोड्यूस एंटी-डी एंटीबॉडी। ठीक है, आरएच निगेटिव में क्या है? आरएच निगेटिव जो है, एंटी-डी डजंट फॉर्म नेचुरली, जो आपका एंटी-डी है वहां पर नेचुरली नहीं बनता है। इट रिक्वायर्स पीरियर एक्सपोजर, इसके रिक्वायरमेंट इसका क्या है? पीरियर एक्सपोजर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। सेंसिटाइजेशन इसको बोलते हैं, टू डी पॉजिटिव आरबीसी वाया द ट्रांसफ्यूजन और अ प्रेगनेंसी। ठीक है, एबीओ प्रणाली के विपरीत आरएच नकारात्मक व्यक्ति, यानी आरएच निगेटिव का मतलब क्या है? यहां पर डोंट नेचुरली प्रोड्यूस एंटी-डी एंटीबॉडी। ठीक है, यहां पर नेचुरली एंटी-डी एंटीबॉडी यहां पर नहीं प्रोड्यूस होती, क्योंकि अगर हो रही होती तो हम आरएच पॉजिटिव बताते, नहीं हो रही तो आरएच निगेटिव बता रहे हैं। ठीक है, गोल्डन ब्लड टाइप, गोल्डन ब्लड टाइप किसको बोलते हैं? आरएच नल को। ठीक है, आरएच नल को गोल्डन ब्लड टाइप बोला जाता है।
RH जो नल है इसको क्यों बोल रहे हैं? लैक इसमें ऑल RH एंटीजन, जितने भी RH एंटीजन होते हैं यहां पर सभी की कमी होती है। ये एक्सट्रीमली रेयर होता है। वर्ल्ड वाइड आपको पूरे ब्रह्मांड की बात करें तो आपको 50 से कम ही लोग जो है यहां पर देखने को मिलेंगे। इसीलिए इसको कॉल्ड गोल्डन ब्लड, इसको क्या बोला जाता है? गोल्डन ब्लड भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका RHIG क्या है? RHIG इज गिवन टू RH निगेटिव मदर टू प्रिवेंट सेंसिटाइजेशन बाई। ठीक, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से, जो आपकी पुरानी क्लासेस हैं, मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस। इसमें मैंने आपको यह बताया था कि ये मदर है, ठीक है, और मदर में ये क्या है? बेबी है। ठीक है, ये बेबी है, मदर है आपकी क्या? RH निगेटिव, RH निगेटिव। बेबी क्या है? RH पॉजिटिव। ठीक, क्या है? RH पॉजिटिव। जब पहली बार डिलीवरी हो रही होगी, यानी बच्चा जो है आपका बाहर आ रहा होगा, उसके बाद में आप जानते हो प्लेसेंटा होता है, उसको कट करते हैं। कट करने पर आप देखिएगा जो RH पॉजिटिव ब्लड है वो मदर में जो है मिक्स हो जाए। ठीक है, तो यानी RH पॉजिटिव जो ब्लड है वो RH निगेटिव यानी माता में चला गया। ठीक, उसके साथ मिक्सिंग हो गई, थोड़ी सी महज मिक्सिंग हो गई। अब जब ये थोड़ी सी मिक्सिंग हुई है, इसका मतलब आप समझ रहे हो, अगर ये थोड़ी सी मिक्सिंग हो गई तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है सेंसिटाइजेशन। हमारी बॉडी ने इस चीज को समझ लिया, ये क्या है? हमारी बॉडी ने इस चीज को समझ लिया कि ये फॉरेन आ गया है, अब इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी। अगर इसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जाएंगी तो इस प्रेगनेंसी में तो मान लीजिए आपको दिक्कत नहीं हुई बेबी में, लेकिन जैसे ही सेकेंड दूसरे बेबी के बाद आएगी तब मेरे भाई सेम यही प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक, जैसे ही मान लीजिए कहीं पर जो है सेकेंड बेबी की जैसे ही बात आएगी तो वो बेबी या तो उसकी जो है मौत भी हो सकती है। ठीक, या फिर क्या है, जो दूसरा बेबी है उसको सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है और आप जानते हो मिसकैरेज भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जब सेकेंड बेबी है उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारा खतरा रहता है, तो वही कहते हैं। तो उसी के लिए जब ये कंडीशन होती है, RH निगेटिव मदर, माता कैसी? RH निगेटिव, और बेबी कैसा? RH पॉजिटिव। अगर ये कंडीशन है तो आपकी इस डिलीवरी के बाद में, इसके बेबी के बर्थ के बाद में, हम यहां पर RHIG, ठीक, ये कंपनी का नाम भी ध्यान रख लो, कभी कभी रोगम, ठीक है, ऐसे पूछ देता है, रोगम दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये दिया जाता है। ये क्यों देते हैं? ये इस वजह से देते हैं, जब इससे फर्स्ट बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद इसको देते हैं। तो ये क्या करता है? कोटिंग फीटल डी पॉजिटिव RBC एंड क्लियरिंग देम बिफोर सेंसिटाइजेशन। होता बस इतना है, ये क्या करता है? ये ढूंढता है जो RH पॉजिटिव जो है आपकी RBC हैं, उनको क्या करता है? ये जैसे RH पॉजिटिव वाली हैं RBC, ठीक, इन को क्या करता है? इनकी कोटिंग कर देता है। ऐसे इनको क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। ठीक, कोटिंग कर देता है बाहर से, तो हमारी बॉडी इसको समझ नहीं पाती है पॉजिटिव वाला है कि निगेटिव वाला है। इसकी कोटिंग कर देता है। सेंसिटाइजेशन होने से पहले हमारी बॉडी जब तक जान पाए उससे पहले इसकी कोटिंग कर दी जाती, कवर कर दिया जाता है। ठीक, जैसे आप देखते हो रोड शो हो रहा है, जोगड़ी जो आपकी झोपड़ी झुग्गी है, मोदी जी के आने से पहले सबको जो है बड़े बड़े बैनर लगा दिए जाते हैं, उनको ढक दिया जाता है ताकि वो देख ही ना पाए क्या है व्यवस्था। ठीक है, तो उस तरीके से आप देखोगे तो हमारी बॉडी पहचान ही नहीं पाएगी ये RH पॉजिटिव वाला है, हम तो RH निगेटिव है हमारी बॉडी, और ये बाहर से RH पॉजिटिव आ गया। इसको कोटिंग कर दी जाएगी, और कोटिंग करने के बाद आप समझ जाते हो इसको फॉरेन पार्टिकल मार के इसको क्या किया जाएगा? बॉडी इसको खत्म कर देगी। तो यहां से B ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, लिखा है RHIG पैसिव एंटी डी IG जो होती हैं वो कोट करती हैं फीटल डी RBC को इंटरिंग मैटरनल सर्कुलेशन, क्लियरिंग देम वाया द RES बिफोर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कैन डेवलप। जो हमारा, ठीक, रेटिकुलो इंडोथीलियल जो सिस्टम होता है, रेटिकुलो इंडोथीलियल जो ये हमारा सिस्टम होता है,
इसके द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक, एंटी डी एंटीबॉडी इज कैरेक्टरली, एंटी डी एंटीबॉडी क्या होती हैं, एंटी डी एंटीबॉडी जो होती हैं नेचुरली अकरिंग आईजीएम एट रूम टेम्परेचर, बहुत ध्यान रखना इस चीज को, आईजीएम लिखा है, एट रूम टेम्परेचर लिखा है, फिर उसके आगे लिखा है इम्यून आईजीजी रिएक्टिंग ऑप्टिमली एट द 37 डिग्री टेम्परेचर, यानी जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर है, नेचुरली अकरिंग आईजीए और कोल्ड रिएक्टिंग आईजीजी। देखो अब इन चार ऑप्शन में से काटना आपको कैसे है, कहीं पर मैंने आपको ए की बात नहीं बताई थी, जी और एम की यहां पर मैंने बात बताई थी, तो सी ऑप्शन तो काट दोगे, सी ऑप्शन आप क्या करोगे, काट दोगे। अब बचते हैं आपके पास में तीन ऑप्शन, तो पीछे ही मैंने आपको ये बताया था कि ये ऑप्टिमली जो है ये हमारी रिएक्ट करती है 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है, तो यहां से बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जो इम्यून जी रिएक्टिंग जो है हमारी एंटी डी एंटीबॉडी होती है। ठीक है, क्वेश्चन है ए ब्लड बैग हैज अ ब्लू लेबल, ये जो ब्लड बैग है उसमें क्या होता है, ब्लू लेबल लगा हुआ है, विच ब्लड ग्रुप इज इट। ठीक, आप देखते हो जो ब्लड बैग होते हैं हमारे ऐसे, इस पर मान लीजिए कहीं पर क्या लिखा हुआ है, ये ब्लड बैग है, और इस पर कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है ये ब्लड जो है ब्लड ग्रुप कौन सा है, और हमें ये पूछ दे, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको एक ब्लड बैग मिला जिस पर ब्लड ग्रुप जो है मेंशन नहीं है, लेकिन उस पर लेबलिंग है, और ये जो लेबलिंग है यानी जो एक स्टिकर लगा हुआ है ये आपका ब्लू कलर का है, कैसा है, ब्लू कलर का है, तो आप हमें बताइएगा कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, ध्यान रखिएगा, इस समय आप जान रहे हो सीजन कौन सा चल रहा है, सीजन चल रहा है आम का, तो आम कैसे होते हैं, आम कैसे होते हैं, आम आपके होते हैं येलो कलर के, कैसे होते हैं, येलो कलर के, तो आम यानी ए कैसा होता है, ए पर जो लेबलिंग होगी ऐसे स्टिकर जो लगा रहता है वो कैसा होगा, येलो कलर का। फिर उसके बाद में बी की बात आएगी, तो बी से ध्यान रखना आप, बीपी क्या ध्यान रखोगे, बीपी ध्यान रखोगे, बीपी में आओ, बी से हो गया आपका बी ब्लड ग्रुप, कैसा, बी ब्लड ग्रुप, और पी से आपका हो जाएगा क्या, पी से हो जाएगा पिंक, क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ आई कि नहीं आई। अब देखो ए बी, अब ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी ब्लड ग्रुप है, और ए बी ब्लड ग्रुप में आप ध्यान रखना ए बी होता है क्या, व्हाइट, कैसा होता है, व्हाइट होता है। ओ कैसा होता है, ओ आपका ब्लू होता है, नीला। ओशियन कैसा है, ओ से याद रखना ओशियन कैसा होता है, समुद्र का कलर कैसा होता है, नीला होता है। बस इस तरीके से आपको चीजें रट जाएंगी। ऑप्शन 4 ही है आपके पास में, आम का मौसम है, सीजन है, आम हमको जो है पक जाता है, पीला कलर येलो दिख गया, तो ए ब्लड ग्रुप है तो येलो, बी है तो बीपी याद रखना, बी है तो पिंक, और ए बी है तो आपका व्हाइट, और ओ है तो उस पर कैसा होगा, ब्लू होगा। तो ब्लड बैग जो है उस पर ये आपका ब्लू कलर का जो है स्टिकर लगा हुआ है, तो ब्लू कलर के लिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कैसा है, ओ वाला ब्लड ग्रुप है। ठीक है, व्हाट इज द लेबल कलर फॉर ब्लड ग्रुप ए के लिए कैसा होगा, ए मैंने आपको बताया, ए आम येलो, तो यहां से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये आप यहां पर देख सकते हो येलो कलर का है। ठीक, ऐसे ही आगे आइए, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाइट, अगर ब्लड बैग है वो आपका व्हाइट लेबल है उस पर, तो ये किससे बिलोंग करेगा, तो बिलोंग करेगा ए बी से। किससे बिलोंग करेगा, आपका ए बी जो होता है उस पर ब्लड बैग पर व्हाइट कलर का लेबल लगा हुआ होता है। एंटीसिरा वॉयल हैज ब्लू कलर, जो हमारा एंटीसिरा होता है उसका जो है वॉयल का कलर ब्लू होता है, उसमें जो लिक्विड होता है वो ब्लू कलर का लिक्विड होता है, विच टाइप इज। ठीक है, अब यहां पर डायग्राम लगा हुआ है, ये देखिए, अब ये जो कलर की आपको दिख रही है एंटीसिरा, ये कौन सी हमसे पूछ रहे हैं, कौन से टाइप की है, एंटी ए है, एंटी बी है, एंटी डी है, या फिर एंटी ए बी है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एंटी ए जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, आप ऐसे देखो रखा रहता है, पहले यही आपकी ब्लू कलर वाली लगते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में देखोगे तो आपको कैसी रखते हैं, फिर उसके बाद में येलो कलर की रखते हैं, और लास्ट में आपकी कलरलेस रखते हैं। ये आप देखते हैं, रखते हैं कि नहीं।
फिर उसके बाद में आती है एंटी ए बी भी रख सकते हो, चाहो जिसको ए बी बहुत जल्दी देखना होता है सारी की सारी रख लेते हैं, ठीक। तो ए की बात करें, एंटी ए कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। एंटी बी कैसा होता है, येलो कलर का होता है। एंटी डी जिसकी बात कर रहे हैं वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक, कलरलेस होता है, पानी जैसा आपको दिखता है। एंटी ए बी की जो होता है एंटी सिरा, उसमें पिंक कलर का आपको दिखता है। और AHG होता है एंटी हीमोग्लोबिन, तो वो होता है ग्रीन कलर की, ठीक। सभी के बारे में यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी का देख लीजिए। एंटी डी की बात करें तो आप बताओगे एंटी डी जो एंटी सिरा है वो किस कलर का है, वो आपका कलरलेस होता है। एंटी डी आपका कैसा होता है, कलरलेस होता है, यहां पर आप देख लीजिएगा, ठीक, कैसा होता है, कलरलेस होता है। विच एंटी सिरा इज ग्रीन, मैंने आपको बताया कौन सा ग्रीन कलर का होगा, वो आपका होगा AHG। कौन सा होगा, AHG आपका कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, ठीक। AHG कैसा होगा आपका, ग्रीन कलर का होगा। अब देखिए विच एंटी सिरा इज ग्रीन इन कलर, मैंने आपको बताया AHG जो होता है एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन जो होता है वो इस तरीके का ग्रीन कलर का आपको दिखता है। इसका प्रयोग हम लोग डायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट में करते हैं या फिर इनडायरेक्ट एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट में करते हैं। क्वेश्चन आती है अब बात किससे, जो हमारे एंटी कोआगुलेंट होते हैं वहां पर पहुंच गए हैं। पूछा जा रहा है व्हाट इज द सेल्फ लाइफ, जीवन काल क्या होता है पैक्ड आरबीसी का अगर हम CPDA सोल्यूशन में डालते हैं। अगर हम इसको CPDA सोल्यूशन में डालते हैं तो इसका सेल्फ लाइफ होती है आपकी 35 डेज, 35 दिन की इसकी क्या होती है, सेल्फ लाइफ होती है, ठीक है। तो यहां से आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो CPDA1 होता है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखिएगा, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन। ये जो होता है ये प्रिजर्व करता है जो हमारी PRBC होती हैं उनको 35 डेज के लिए एट द 1 से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। जो हमारा एडेनिन होता है वो सस्टेन रखता है ATP सिंथेसिस को इन द RBC, ठीक है। क्वेश्चन आता है विच एंटीकोगुलेंट सोल्यूशन, कौन सा एंटीकोगुलेंट सोल्यूशन है वो गिव्स सेल्फ लाइफ ऑफ 21 दिन, यानी जो 21 दिन तक जो है एंटीकोगुलेंट सोल्यूशन जो सेल्फ लाइफ बनाकर देता है वो कौन सा होता है, वो हमारा होता है ACD। कौन सा होता है, ACD हमारा 21 दिन के लिए। यहां से आप ध्यान रखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ACD जो होता है 21 दिन के लिए सेल्फ लाइफ प्रोवाइड करता है, CPD 28 दिन के लिए, CPDA 35 दिन के लिए और सैगम आपका कितने दिन के लिए, 42 दिन के लिए। सैगम का हमसे फुल फॉर्म पूछ रहे हैं क्या होता है, सैगम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, सोडियम लिखा है काट दीजिए, सैलाइन सैलाइन सोडियम, ठीक है। तो यहां से दो ऑप्शन आपको दिखने चाहिए, गलत हो गए हैं, एक ये और एक आपका ये। अब लिखा है सैलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटॉल, फिर लिखा है सैलाइन एडेनिन गैलेक्टोज मैनिटॉल। तो यहां से मेरे भाई बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है सैलाइन एडेनिन गैलेक्टोज ग्लूकोज मैनिटॉल, सैलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटॉल। क्वेश्चन है आपसे यही देखिएगा, सैगम का फुल फॉर्म है सैलाइन एडेनिन ग्लूकोज मैनिटॉल, ठीक है। मैंने आपको बताया कि सैगम का फुल फॉर्म क्या होता है। 78 ml इसका प्रयोग करते हैं फॉर द PRBC बैग फ्रॉम 350 ml होल ब्लड डोनेशन। अगर 350 ml का होल ब्लड का डोनेशन हुआ है तो उसमें हम लोग पूछा जाता है कितने ml सैगम यहां पर यूज करते हैं, तो आप बताओगे 78 ml। कितना यूज करते हैं, 78 ml यूज करते हैं। इन सैगम, सैगम में विच कंपोनेंट प्रिवेंट या रिड्यूस हीमोलिसिस, सैगम जो होता है हमारा उसमें 4 कंपोनेंट है, एक तो सैलाइन है, दूसरा एडेनिन है, तीसरा ग्लूकोज है और चौथा मैनिटॉल है। इसमें से हमसे पूछ रहे हैं कौन सा कंपोनेंट हमारा रिड्यूस करता है या फिर रोकता है किसको, हीमोलिसिस को, यानी आरबीसी को टूटने को। तो ये कौन करता है, आरबीसी के टूटने से रोकने को ये कौन करता है, ये मेरे भाई देखो करता है, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, मतलब चारों के बारे में जान लीजिएगा। मैनिटॉल क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है या फिर रिड्यूस करता है हीमोलिसिस को, ठीक। सैलाइन क्या करता है, ये आइसोटोनिसिटी, जो आइसोटोनिसिटी है उसको मेंटेन करके रखता है, यानी जैसा शरीर के अंदर है वैसा बाहर भी बना रहे, ठीक है। एडेनिन क्या करता है, ये आप एडेनिन जानते हैं, ये एटीपी एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए।
और जो ग्लूकोज है वो मेटाबॉलिज्म के लिए है रिस्पॉन्सिबल। तो चार में से कोई भी आपको फंक्शन पूछा जाए, चाहे आपका मैनिटॉल पूछा जाए, आप बताओगे ये प्रिवेंट करता है या फिर रिड्यूस करता है हेमोलिसिस को। सेलाइन आप पूछोगे तो ये आइसोटोनिसिटी के लिए है, एडेनिन आपका एटीपी एनर्जी के लिए है, ग्लूकोज आपका मेटाबॉलिक न्यूट्रिशन के लिए है। ठीक है, तो यहां से हमसे पूछ रहे थे हीमोलिसिस के लिए, तो हीमोलिसिस के लिए हम लोग क्या है मैनिटॉल का प्रयोग करते हैं। इसको आरबीसी इससे जो है रिड्यूस हो जाती है हीमोलिसिस होना, ठीक है, टूटना। द सेल्फ लाइफ ऑफ आरबीसी इन सैगम सोल्यूशन, अगर सैगम के साथ में आरबीसी का सोल्यूशन, तो टोटल आपकी सेल्फ लाइफ पूछ रहे हैं 42 दिन। कितनी होती है? 42 दिन होती है। सैगम प्रोवाइड द लॉन्गेस्ट पीआरबीसी सेल्फ लाइफ ऑफ द 42 डेज एट द 1 to 6 डिग्री, यानी 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग रखते हैं, और सैगम हमें जो है लॉन्गेस्ट सेल्फ लाइफ प्रोवाइड करता है, यानी ज्यादा दिन तक जीवन काल जीवित रहने के लिए देता है। और कितने दिन का? 42 दिन का देता है। ठीक है, आई होप आपको चीजें आती होंगी। मैं नहीं कहता हूं आपके चीजें नहीं आती हैं, हो सकता है काफी दिन से ना पढ़ा हो, आपने रिवाइज ना किया हो, तो यहां पर क्वेश्चन फॉर्मेट में आपको चीजें रिवाइज हो रही होंगी। आप देख रहे होगे कि हम जो चल रहे हैं थ्योरी आपकी एकदम एज इट इज, हम आपको थ्योरी भी करा सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेट में चीजें आपकी जल्दी हो जाती हैं। और थोड़ा ये रहता है कि ऐसे क्वेश्चन फॉर्मेट में रहते तो दिमाग पे थोड़ा लोड पड़ता है। थ्योरी में सुनते रहते हैं ऐसे, हाँ 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 हाँ, ओके ओके, बस यही ओके ओके में सब निकल जाता है। तो क्वेश्चन फॉर्मेट में थोड़ा चीजें आपको सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखिए, लिखा है जो हमारा सीपीडीए होता है, व्हाट वॉल्यूम इज यूज फॉर 350 ml, जो हमारा 350 ml का होल ब्लड डोनेशन होता है, यानी 350 ml का जो ब्लड बैग है, उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि सीपीडीए का वॉल्यूम क्या होता है, आयतन क्या होता है। देखो, अब हम बात करते हैं, हमको पता है 14 ml जो होता है वो 100 ml ब्लड के लिए है। 100 ml अगर होल ब्लड का डोनेशन कराया गया है, तो हम 14 ml क्या करते हैं, 14 ml इसमें सीपीडीए मिलाते हैं। ठीक, हमसे पूछ रहे हैं 350 ml का होल ब्लड डोनेशन हुआ है। अगर 350 ml का होल ब्लड डोनेशन हुआ है, तो यहां से इसको कन्वर्ट करो किसमें, 3 से गुणा करा दोगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यानी हमें 300 ml का पता लग सकता है। तो हम 14 में भी 3 की गुणा करा दे तो कितना हो जाएगा, 14 3 42 ml। तो हमें तो इतना मिल गया कि अगर 300 ml ब्लड डोनेशन हुआ होता, कितना, 300 ml, तो हम बताते 42 ml लगेगा, 42 ml लगेगा सीपीडीए। हमसे पूछ कितना रहे हैं, 350 का पूछ रहे हैं। 100 का 14 होता है, तो 50 का कितना होगा मेरे भाई, इसके ऊपर जस्ट लिख लो 50 ml का कितना होगा, 50 ml का इधर आधा कर दो। हमने 100 का आधा किया 50, तो 14 का आधा कर दो, कितना होगा 7। तो मेरे भाई 42 में 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 49 ml। तो यहां से बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 350 ml यानी 350 ml का जो ब्लड होता है, ब्लड बैग आपका होता है, यानी हम 350 ml अगर हम ब्लड डोनेशन कराते हैं, उसमें सीपीडीए की जो वैल्यू होती है, वॉल्यूम होता है, वो कितना होता है, 49 ml होता है। ठीक है, सीपीडीए1 ये कितने दिन के लिए सेल्फ लाइफ आरबीसी को एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है, मैंने आपको बताया 35 डेज के लिए, 35 दिन के लिए। द प्राइमरी एंटीकोगुलेंट इन द ब्लड कलेक्शन बैग वर्क बाई, जो हमारा प्राइमरी एंटीकोगुलेंट होता है ब्लड कलेक्शन बैग में, वो कार्य करता है, ये चिलेट करता है कैल्शियम आयन को। सिट्रेट जो होता है वो क्या करता है, वो चिलेट करता है कैल्शियम आयन को। ठीक है, आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिट्रेट जो होता है वो चिलेट करता है आयनिक कैल्शियम रिक्वायर फॉर द कोगुलेशन कैस्केड, प्रिवेंटिंग क्लॉटिंग इन ऑल ब्लड कलेक्शन प्रिजर्वेशन सोल्यूशन। जितने भी ब्लड कलेक्शन प्रिजर्वेशन सोल्यूशन है, सब में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट डज कॉम्पेटिबिलिटी, यानी जो क्रॉस मैच होता है, क्या होता है, ये टेस्टिंग इंश्योर। हम क्रॉस मैच क्यों करते हैं, हमसे ये पूछना चाहते हैं। व्हाट डज कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग इंश्योर, क्या इंश्योर करती है, क्या हमें बताती है। द डोनर इज हेल्दी, क्रॉस मैच करा रहे हैं, डोनर हेल्दी से क्या लेना देना है। हम एक का ब्लड दूसरे का, एक का ब्लड ले रहे हैं, दूसरे का भी ले रहे हैं, हम क्रॉस मैच करवा रहे हैं, कहीं सीरम और आरबीसी को लड़ा रहे हैं, कहीं आरबीसी उसकी आरबीसी उसका सीरम को लड़ा रहे हैं, चेक कर रहे हैं।
तो इससे हेल्दी का क्या पता चलेगा, रिलेशन है नहीं है। ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई, ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई हम ऐसे कर सकते हैं, हमारा कौन सा आपका कौन सा, इसमें क्रॉस मैच कराने की क्या जरूरत है। ए यूनिट ऑफ ब्लड कैन बी सेफली ट्रांसफ्यूज टू ए पेशेंट। हाँ, हम क्रॉस मैच इसलिए कराते हैं कि कोई मरीज है जिसको नीड है ब्लड की, हम उसको जो यूनिट है ब्लड की उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सेफली उसको ट्रांसफ्यूज हो जाए, चढ़ा दी जाए, चढ़ जाए, उसकी बॉडी में रिएक्शन ना हो, कोई उसको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो हमारा यही उद्देश्य है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्रॉस मैच इंश्योर करता है स्पेसिफिक ब्लड यूनिट कैन बी सेफली ट्रांसफ्यूज टू अ स्पेसिफिक पेशेंट विदाउट कॉजिंग ए रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ना हो, कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट को ना हो। ठीक है, यही हमारा उद्देश्य होता है क्रॉस मैच का। मेजर क्रॉस मैच इन्वॉल्व, दो टाइप के क्रॉस मैच आपने सुने, मेजर एंड माइनर। हमसे ये पूछ रहे हैं कि मेजर क्रॉस मैच में इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, डोनर की आरबीसी का, रिसिपिएंट की जो है प्लाज्मा का, किसका होता है। आइए समझिए, देखो एक होता है आपका मेजर, ठीक, क्या होता है मेजर, और दूसरा होता है माइनर। क्या होता है मेजर और दूसरा होता है माइनर। जो आपकी सर्जरी है कौन करता है, डॉक्टर साहब करते हैं। कौन करते हैं, डॉक्टर साहब करते हैं। मेजर सर्जरी जो है, मेजर जो है सर्जरी वो कौन करते हैं, डॉक्टर साहब करते हैं। अब डॉक्टर साहब जब करते हैं तो डी आर यानी डोनर की जो है, डोनर की आरबीसी, डोनर की आरबीसी तो हमें पता हो गई, प्लस क्या होगा रिसिपिएंट का, रिसिपिएंट का, रिसिपिएंट का प्लाज्मा, लेने वाला का प्लाज्मा और डोनर की आरबीसी, इन दोनों की क्या होगी, मैचिंग होती है किसमें, मेजर में। ठीक है, मेजर में, मेजर से डॉक्टर, मेजर जो सर्जरी होती कौन करता है, डॉक्टर करते हैं। तो मेजर में ध्यान रखना, मेजर में क्या होती है, डोनर की आरबीसी लेते हैं और रिसिपिएंट का क्या लेते हैं, सीरम लेते हैं। ठीक है, प्लाज्मा या सीरम लेते हैं। ठीक, डोनर का सीरम। इतना याद हुआ कि नहीं, अभी तक आप कंफ्यूज हो जाते थे, ऑप्शन में आपको दिक्कत हो जाती थी। अब भाई देखो, जैसे हमको दिक्कत होती वैसे आपको दिक्कत होगी, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ते हो, आप भी भूल जाते हो, हम भी भूल जाते हैं। तो हम क्या है, थोड़ा सा उसमें ध्यान देते हैं। आपको चार चीजें करनी है, हम केवल पढ़ाने के लिए हैं, आप पढ़ने पढ़ाने सबके लिए हैं। ठीक है, आप पढ़ने के लिए भी हैं, समझने के लिए, आप लैब में भी काम करते हैं, आप सब कुछ भी करते हैं, चार चीजें आप करते हैं, हम केवल हम इसी चीज में हैं। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि आप क्या नहीं समझ पाओगे। पढ़ते आप भी हो, पढ़ते हम भी हैं, हमको ये पता है कि आप क्या नहीं समझ पाते हो, क्योंकि हम पढ़ते हैं, ना कि हम पीपीटी आए खोले और ऐसे कर दिए। हम देखते हैं, हमको ये समझ है, हमको ये पता है कि आप कहाँ फंसोगे। आपको याद करने में जैसे मैं भूल जाता हूं, अगर मैं अपनी समस्या सॉल्व कर ले रहा हूं कि हमें मेजर और माइनर में ये भूल जाता हूं कि डोनर की आरबीसी, रिसिपिएंट का सीरम, तो आप भी भूल जाते होंगे। आप भी इंसान है, हम भी इंसान है। तो हम इस समस्या का हल अपने लिए निकालेंगे। अगर हमने अपने लिए इस समस्या का हल निकाल लिया तो वही हम आपको बता देंगे, आप तुरंत उस चीज को अप्लाई कर लोगे। ठीक, बस इतना तरीका होता है। अगर हमें जैसे ये प्रॉब्लम है, हमें ये कोई क्वेश्चन दिया गया 2+2 भाग 3 गुणा 6, हमको ये नहीं आता है कैसे करना है, या सर ने समझा दिया, कोई एक मास्टर साहब आए उन्होंने बता दिया, अरे यार 2 की भाग 3 से करते हैं, फिर उसके बाद में इधर गुणा करोगे फिर जोड़ोगे, ऐसे लगता है इसका आंसर ये फलाना 16 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, समझा दिया गया, सर समझा के चले गए क्योंकि सर को आता था, और सर ने ये भी सोचा कि ये आ जाएगा। हम बैठे हैं, हमको नहीं आता था, हमको पता ही नहीं चला कि सर ने पहले भाग क्यों किया, गुणा क्यों किया, घटाया क्यों, पता ही नहीं चला मुझे। फिर मैंने इसको पढ़ा, 2-4 जगह से सीखा, फिर मुझे समझ में आया अच्छा कि पहले हम भाग करते हैं, फिर हम गुणा करते हैं, फिर हम जोड़ते हैं, फिर हम घटाते हैं। बोर्ड मास का रूल हो गया। ठीक, तो ये चीज जब हमने सीखी, अब हम अगर ये चीज आपको समझाएंगे, जब ये क्वेश्चन आप हमसे पूछने आओगे तो हम कहेंगे हाँ हम भी इस क्वेश्चन में फंसे थे, तो हमने इस तरीके से यहां से पढ़ा था, हमने ये देखा था, समझा था, तो अब हम आपको बताएंगे कि आप ऐसे फंस जाते हो। तो टीचर का काम यही होता है। अब टीचर तो इस समय यूट्यूब है, इंस्टा है, फेसबुक है, कोई भी अपना अकाउंट बना दे रहा है। पढ़ाई किसी में कर रखी होगी,
और कर कुछ रहा होगा, वो बना बैठा है, वो हेल्थ कंटेंट बना रहा है, ठीक। तो अब वो चीजें नहीं है, आप ऑथेंटिसिटी नहीं पता लगा सकते कि कौन क्या है और क्या कंटेंट बना रहा है। डॉक्टर है नहीं, लेकिन डॉक्टर वाला आपको पूरा ज्ञान दे रहा है, ठीक। डर्मेटोलॉजिस्ट है नहीं, लेकिन वो आपको क्रीम बताए पे बताया पड़ा है कि ये लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, इससे सही हो जाओगे, उससे सही हो जाओगे। तो अगर आप देखोगे टीचर के लिए जो क्राइटेरिया सेट है, टीचर के लिए क्राइटेरिया सेट है, या तो वो क्या हुआ हो, डीएलएड कर रखा हो, यानी जिसको पहले बीटीसी बोलते थे, या बीएड कर रखा हो, उसके बाद में सीटेट क्वालिफाई हो, पास होना चाहिए, तो वही एलिजिबल है टीचर के लिए। ऐसे कोई नहीं आया जो है आप इसमें पढ़ रहे हो पढ़ाने लगे। जो एलिजिबिलिटी है टीचर की वो ये है, और अपने फील्ड में भी आपको होना चाहिए। तो आप डीएमएलटी बीएमएलटी या कुछ भी है, एक्स वाई जेड, ये बात इस कोर्स की नहीं है, बात इसकी है जैसे आप मैथ पढ़ा रहे हैं, अगर आप मैथ, कंप्यूटर, रीजनिंग, जीएस जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, उससे नहीं मतलब है, मतलब इससे है अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपके पास में पढ़ाने के लिए कैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है उसका एक आपका डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए, और उस डिग्री के बाद में आपका एक पेपर होता है सीटेट या टेट। वो आपका जो है टेट जो होता है वो स्टेट वालों के लिए है, यानी यूपी का हो गया, सेंट्रल उसका हो गया, उत्तराखंड का हो गया, एमपी का हो गया, ऐसे टेट होता है। सीटेट सेंट्रल एग्जाम होता है, तो वो सेंट्रल एग्जाम आप क्वालिफाई होना चाहिए, आप पास होने चाहिए, उसमें 90 नंबर आपके 150 में से आने चाहिए। तो ये अगर आप क्वालिफाई कर रखें तभी आप टीचर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां पर जहां आप फंसते हो मैं आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन बताऊंगा जिससे आप फंसोगे नहीं, ठीक है। मेजर मैंने आपको बताया, जो मेजर सर्जरी है वो कौन करता है, मेजर सर्जरी है डॉक्टर करते हैं। तो मेजर आपका क्रॉस मैच हो गया, मेजर आपका क्रॉस मैच हो गया। थोड़ी सी राइटिंग जो है बिगड़ रही है भाई, तो गलत हो जाएगा, राइटिंग को सही करते हैं, क्योंकि ये नोट्स अगर आप बाद में पढ़ोगे तो हम भी नहीं समझ पाएंगे, आप भी नहीं समझ पाओगे, तो खुदा पढ़े खुदा लिखे वाला हाल हो जाएगा, वो नहीं करते। हमने बताया जो मेजर है, मेजर सर्जरी डॉक्टर करते हैं, यही बोला आपसे, मेजर सर्जरी कौन करता है भाई, डॉक्टर करते हैं, ठीक है। तो मेजर से आप ध्यान रखना क्या, मेजर से मेजर क्रॉस मैच, ठीक। और डॉक्टर से यहां पर आप ध्यान रखना, डॉक्टर से आप ध्यान रखना, डी से हो गया डोनर आपका, और आर से हो गया डोनर की आरबीसी, डी से और आर से डोनर की आरबीसी। अगर आपको इतना पता चल गया डोनर की आरबीसी, तो प्लस आप लग सकते हो, लिख सकते हो रिसिपिएंट का सीरम। मजा आई, बताओ। अब भूलोगे नहीं, ये क्वेश्चन जैसे आ जाएगा आप इसको तुरंत करके आओगे, अभी तक आपने कहीं देखा नहीं होगा। अगर कोई इसके बाद कोई भी पढ़ के आपको पढ़ा रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए भाई, सीखना चाहिए। और मैं बच्चा नहीं हूं भाई, सीटेट टेट और आपका सुपर जो ये आपका डिग्री है जिसको कहते हैं बीएड, वो भी कर रखा हूँ, सीटेट भी क्वालिफाई हूँ, आपका यूजी भी कर रखा हूँ, इसमें पीजी भी कर रखा हूँ। तो बच्चा समझने की भूल मत कीजिएगा, समझ रहे हो। मेजर, मेजर की बात करते हैं तो मेजर में मैंने आपको क्या बताया, डोनर की आरबीसी और रिसिपिएंट का सीरम, डोनर की आरबीसी और रिसिपिएंट का सीरम, ठीक, मैंने आपको बताया। ऐसे ही माइनर में आ जाओ, इसका उल्टा कर देना, डोनर का सीरम और रिसिपिएंट की आरबीसी। मेजर को आपको पता चल गया कि डोनर की आरबीसी और रिसिपिएंट का सीरम, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। माइनर में क्या होगा, डोनर का क्या करेंगे, सीरम लेंगे, और रिसिपिएंट की आरबीसी लेंगे, ठीक है। तो यहां से हमसे पूछा गया था मेजर क्रॉस मैच, मेजर क्रॉस में हम लोग क्या कर रहे हैं, डोनर की आरबीसी और रिसिपिएंट का सीरम ले रहे हैं, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक कॉम्पिटेबल क्रॉस मैच रिजल्ट शो, जो कॉम्पिटेबल क्रॉस मैच हुआ है, यानी संगत क्रॉस मैच परिणाम क्या दर्शाता है, तो ये हमें दर्शाता है कि नो एग्लूट्रिएशन और नो हिमोलिसिस, ठीक है। क्लंपिंग भी नहीं होनी चाहिए, संगत का मतलब आपस में मेल जोल हो जाए, आपस में मेल जोल खाने का मतलब ये है कि हम और कोई दूसरा है हमारे साथ में आके रहने लगे, ये ना लगे कि हम और वो अलग अलग हैं।
हम साथ में रहें, मिल के रहें, लड़ाई नहीं होनी चाहिए आपस में। तो ना ही एग्लूटिनेशन होना चाहिए, यानी ना आपस में चिपके, ठीक, आरबीसी आपस में क्लंप ना करें, और ना हीमोलिसिस हो, ना आरबीसी टूटे। दोनों काम है, समझ लीजिए, ना आरबीसी आपकी टूटे और ना ही आपका आरबीसी एक दूसरे में क्लंप करे। ये नहीं कोई आपके साथ में आ गया, या तो आपने उसको जो है फोड़ दिया, ठीक है, फोड़ दिया, या फिर आपने, आप और वो मिलकर क्या कर दिए, आप और वो मिलकर खूब लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तो कॉम्पिटेबल क्रॉस मैच का मतलब है कि कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी हीमोलिसिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग अनएक्सेप्टेड एंटीबॉडी, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग अनएक्सेप्टेड एंटीबॉडी। तो यहां पर मेरे भाई हम लोग करते हैं इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट, आईएटी क्रॉस मैच, ठीक है। कौन सा करते हैं, आईएटी, इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। जो इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन क्रॉस मैच है, ये डिटेक्ट करता है क्लिनिकली सिग्निफिकेंट आईजीजी एंटीबॉडी एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग AHG मोस्ट सेंसिटिव मेथड फॉर द एलो एंटीबॉडी डिटेक्शन। जो एलो एंटीबॉडी होती है उनके डिटेक्शन के लिए मोस्ट सेंसिटिव मेथड होता है इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, इन इमरजेंसी विद नो टाइम, अगर इमरजेंसी है, वहां पर आपका कोई भी, वहां पर आपके पास में टाइम नहीं है जो आपका फुल क्रॉस मैच है उसको करने के लिए, तो हम ब्लड इशू करेंगे। कौन सा ब्लड हम इशू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके सामने इमरजेंसी है, टाइम नहीं है, आप क्रॉस मैच लगाएं, तो हम कौन सा ब्लड ग्रुप इशू कर सकते हैं, कौन सा ब्लड हम इशू करेंगे, एनी अवेलेबल क्रॉस मैच ब्लड, कोई भी दे देंगे, या ब्लड, या ग्रुप स्पेसिफिक ब्लड आफ्टर एबीओ टाइपिंग। हम पहले ब्लड ग्रुप करेंगे उसका, और फिर जो उसका ग्रुप है वो दे देंगे, ये करेंगे। ग्रुप ओ लिखा है, ग्रुप ओ RH निगेटिव अनक्रॉस मैच आरबीसी, ग्रुप ओ RH निगेटिव अनक्रॉस मैच आरबीसी। यानी हम कह रहे हैं ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप यानी एबीओ टाइपिंग क्या है, एबीओ टाइपिंग में आपका क्या है, ओ है, ठीक, ब्लड ग्रुप कैसा है, ओ। और RH जो है, RH आपका क्या है, निगेटिव है, ठीक। तो ये, तो हम आप यहां से ये जान सकते हैं, अगर हम ये वाला ब्लड ग्रुप देते हैं, ये वाला ओ निगेटिव, डायरेक्टली किसकी बात हो गई, इनडायरेक्टली ओ निगेटिव की, किसको दे सकते हैं, ओ निगेटिव दे सकते हैं, वही लिखा हुआ है ग्रुप ओ RH निगेटिव अनक्रॉस मैच आरबीसी। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर आपके पास में टाइम नहीं है फुल क्रॉस मैच करने का, तो हम ब्लड इशू कर सकते हैं ग्रुप ओ का, जो RH निगेटिव है, अनक्रॉस मैच आरबीसी, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, द कूम्ब टेस्ट इज आल्सो नोन एज, जो कूम्ब टेस्ट होता है वो और कौन नाम से भी जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे, एंटीग्लोबुलिन टेस्ट कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कूम्ब टेस्ट को हम लोग एक और नाम देते हैं एंटीग्लोबुलिन टेस्ट। कूम्स रीजेंट जो होता है, ठीक है, AHG इज प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द इंजेक्टिंग ह्यूमन IgG इनटू द रैबिट। रैबिट में हम लोग ह्यूमन IgG को डालते हैं और हमारा कूम्स रीजेंट क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है। डायरेक्ट जो कूम्ब टेस्ट होता है DAT, वो डिटेक्ट करता है, किसको डिटेक्ट करता है मेरे भाई, सेंसिटाइज जो आरबीसी हैं, एंटीबॉडी कोटेड इन विवो, उनको डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करता है, सेंसिटाइज जो आरबीसी होती हैं। डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट जो होता है वो डिटेक्ट करता है आरबीसी ऑलरेडी सेंसिटाइज कोटेड विद द IgG कॉम्प्लीमेंट इनसाइड द पेशेंट बॉडी यूज्ड इन AIHA HDFN और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जो आपका ऑटो इम्यून हिमोलिटिक एनीमिया है, चाहे वो हिमोलिटिक डिजीज है फीटस की, और आपका हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है, इन सभी के लिए आपका डायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन या डायरेक्ट कूम्ब टेस्ट जो है आपका किया जाता है। क्वेश्चन है आपका, इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट डिटेक्ट, जो आपका इनडायरेक्ट कूम्ब टेस्ट होता है वो क्या डिटेक्ट करता है,
फ्री एंटीबॉडी इन द सीरम, कॉम्प्लीमेंट ऑन द आरबीसी या फिर आरबीसी एंटीजन। डायरेक्ट आपने देखा सेंसिटाइज जो आरबीसी थी यानी एंटीबॉडी कोटेड जो थी उनको डिटेक्ट कर रहा था। जो आपका इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट होता है वो मेरे भाई डिटेक्ट करता है आपकी फ्री एंटीबॉडी को सीरम में। जो आपका सीरम है उसमें फ्री एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट फ्री या अनबाउंडेड एंटीबॉडी इन द पेशेंट सीरम। पेशेंट का सीरम लेते हैं, रीजेंट आरबीसी लेते हैं, ऐड करते हैं एएसजी और उसके बाद में एग्लूटिनेशन को देखते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट आपका कुंभ टेस्ट। इनडायरेक्ट कुंभ टेस्ट में हम लोग फ्री एंटीबॉडी देखते हैं सीरम में। व्हाट इज ट्रू अबाउट लिस, जो हमारा लिस सोल्यूशन होता है उसके बारे में पूछ रहे हैं क्या सही लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको लिस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। लिस का फुल फॉर्म होता है लो आयनिक स्ट्रेंथ सैलाइन। लो आयनिक स्ट्रेंथ सैलाइन, लिस का ये हो गया फुल फॉर्म। फिर पूछ रहे हैं क्या सत्य है लिस के बारे में इन एंटीबॉडी टेस्टिंग। जब हम लोग एंटीबॉडी टेस्टिंग कर रहे हैं तो लिस के बारे में क्या सत्य लिखा है। लिखा है लिस डिस्ट्रॉय कर देता है कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन को, यूज करते हैं कोल्ड रिएक्टिंग एंटीबॉडी के लिए, इट इनहेंस एंटीबॉडी अपटेक बाय द रिड्यूसिंग द जीटा पोटेंशियल। तो ये होता है, ये काम किसका है, ये काम है मेरे भाई लिस का। जो हमारा लिस सोल्यूशन होता है वो इनहेंस करता है एंटीबॉडी अपटेक को, और कैसे जो है इनहेंस करता है, रिड्यूस कर देता है जो हमारा जीटा पोटेंशियल होता है उसको। देखो क्या होता है, जैसे ये हमारी आरबीसी है एक, और ये है हमारी आरबीसी, और इन दोनों आरबीसी के बीच में ऐसे क्या होता है, रिपल्सन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिकली जो है यहां पर रिपल्सन होता है इनके बीच में। ठीक, अगर यहां पर रिपल्सन हो रहा होगा, एक बात बताओ, एक दोनों आरबीसी दूर दूर ऐसे हो रही होंगी, जा रही होंगी, इन दोनों के बीच में फोर्स होगा तो एंटीबॉडी क्या इनके पास में आ सकती है, अपटेक हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन जो ये लिस होता है, लिस क्या करता है, इस रिपल्सन को कम कर देता है, और जब ये रिपल्सन कम हो जाएगा तो इसके पास में एंटीबॉडी आ सकती है, तो अपटेक ऐसे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जीटा पोटेंशियल जैसे घटेगा, और इसी को रिपल्सन को ही क्या बोलते हैं, जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। जब जीटा पोटेंशियल घटेगा तो इनहेंस हो जाएगा एंटीबॉडी का अपटेक। ठीक है, तो क्या लिखा था, लिस जो है वो रिड्यूस कर देता है आयनिक स्ट्रेंथ, डिक्रीज द जीटा पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होता है बिटवीन द आरबीसी के बीच में, और ये इनहेंस कर देता है एंटीबॉडी बाइंडिंग काइनेटिक्स। ठीक है, होल ब्लड इज सेपरेटेड इनटू द कंपोनेंट। जो हमारा होल ब्लड है उसको हम अलग अलग कंपोनेंट में सेपरेट कर रहे हैं विद इन द हाउ मेनी आवर्स ऑफ कलेक्शन। ठीक, तो हमको ये 6 से 8 घंटे के अंदर अंदर मैक्सिमम हमको इसको क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है। तो हमारा बी ऑप्शन यहां से क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, द स्टोरेज टेम्परेचर, स्टोरेज टेम्परेचर क्या होना चाहिए पैक्ड रेड ब्लड सेल के लिए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो पीआरबीसी को स्टोर करते हैं 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर टू स्लो मेटाबॉलिज्म एंड द बैक्टीरियल ग्रोथ वाइल द मेंटेन द आरबीसी वायबिलिटी, और जो आरबीसी की वायबिलिटी है वो मेंटेन रहे हमारी। Which of the following correctly identify the optimal storage temperature and the maximum shelf life for the platelets with the continuous agitation? ठीक, हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हमारी प्लेटलेट्स हैं उनका जो है सेल्फ लाइफ क्या है। ठीक, तो हमको ये बात पता है कि उनका सेल्फ लाइफ क्या होगा, लिखा है 7 डेज, फिर यहां पर लिखा है 7 डेज, फिर लिखा है 12 मंथ और 5 दिन। ठीक, अब इन दो क्वेश्चन पे जब आओगे 7 डेज लिखा है, यहां पर भी 7 डेज लिखा है, यहां पर 5 दिन लिखा हुआ है, तो जनरली आपने पढ़ा होगा 5 से 7 दिन। ठीक, ऐसे रखते हैं 5 दिन, 5 से 7 दिन के बीच में। ठीक, उसके बाद में देखो टेम्परेचर की बात करो, 1 से 6 डिग्री पर रखते हैं, नहीं, गलत बात है। फिर उसके बाद लिख रहे हैं 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखते हैं, ये भी जो है कई हद तक आप मान सकते हो 22 डिग्री एक्चुअल नहीं, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं 20 से 24 डिग्री। ठीक, 20 से 24 डिग्री के बीच में। अब यहां पर लिखा है विदाउट एजिटेशन, विदाउट एजिटेशन नहीं, विद
कंटिन्यूअस एजिटेशन, लगातार एजिटेट होते रहें, उसको आपको क्या करना है, लगातार वो एजिटेशन मशीन आती है तो कंटिन्यूअस एजिटेट होती रही हमारी प्लेटलेट्स, तो यहां से हम लोग जो ऑप्शन निकालेंगे वो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा फॉर द 7 डेज 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड या विदाउट कंटिन्यूअस एजिटेशन। ये हमारी देख सकते हो ये एजिटेशन मशीन है, इस पे रख देते हैं, ये ऐसे ऐसे चलती रहती है, प्लेटलेट्स को स्टोर करते हैं 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कंटिन्यूअस जेंटल एजिटेशन कराते हैं, ठीक है। पास पैथोजन रिडक्शन टेक्नोलॉजी एक्सटेंड सेल्फ लाइफ टू द 7 डेज, ठीक है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, क्या लिखा हुआ है, जो हमारा FFP होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है उसको स्टोर करते हैं एट विच टेम्परेचर एंड फॉर हाउ लॉन्ग, किस टेम्परेचर पर कितने समय के लिए हमारा FFP जो है रखा जाता है। तो FFP को हम लोग रखते हैं -80 डिग्री, 18 डिग्री, 80 नहीं 80 तो 80 हो जाएगा, -18 डिग्री सेंटीग्रेड पर और बिलो फॉर अप टू 12 मंथ, ठीक, 1 साल के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि FFP को हम लोग स्टोर करते हैं एट -18 डिग्री, 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉर अप टू द 12 मंथ्स। वंस थॉ मस्ट बी ट्रांसफ्यूज विद इन द 24 आवर्स। जब हम उसको थॉ इसको बोलते हैं जब वो आपका सॉलिड फेज में है, अगर -80 डिग्री पर है, फ्रीज हुआ है, और जैसे ही उसको जो है आप रूम टेम्परेचर पर डालते हो, जैसे ही वो लिक्विड में आ जाए तो उसके बाद में आप उसको जो है 24 घंटे के अंदर अंदर उसको ट्रांसफ्यूज करा दीजिए, उसको यूज कर लीजिए, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन है क्रायो प्रेसिपिटेट, जो हमारा क्रायो प्रेसिपिटेट बनता है इज रिच इन विच क्लॉटिंग फैक्टर, जो हमारा क्रायो प्रेसिपिटेट होता है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहां से मेरे भाई मैं आपको बताऊं, इसमें जो है रिच कंटेंट मिलता है फाइब्रिनोजन का, फैक्टर आपके 8 का, और VWF वॉन विलिवेंट फैक्टर जो होता है, फैक्टर आपका यहां से कहोगे 10, 11, 12, 13, ठीक है, ये फैक्टर 13 होता है, और उसके बाद में फाइब्रोनेक्टिन, ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें क्रायो प्रेसिपिटेट में रिच जो है होती हैं, यानी क्रायो प्रेसिपिटेट में आपका फाइब्रिनोजन, फैक्टर 8, वन विलिवेंट फैक्टर, फैक्टर जो है आपका 13 और फाइब्रोनेक्टिन, ये हमारे रिच मात्रा में होते हैं, अधिक मात्रा में, रिच जिसको कहते हैं अधिक मात्रा में होते हैं। तो क्रायो प्रेसिपिटेट जो होता है वो कोल्ड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ऑफ FFP कंटेंस, यहां पर आप देख सकते हो सभी के बारे में बताया गया, ये सारी चीजें होती हैं। निमोनिक्स भी लिखा है आप FFFF, ठीक, इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो। फाइब्रिनोजन आपका फैक्टर जो है आपका 8, उसके बाद में वॉन विलिवेंट फैक्टर और आपका फैक्टर 13, ठीक, और फाइब्रोनेक्टिन। इरिडिएशन ऑफ ब्लड कंपोनेंट इज इंडिकेट टू प्रिवेंट, क्या लिखा हुआ है, रक्त घटकों का विकिरण किसे रोकने के लिए निर्देशित है, ठीक। सबसे पहले तो आपको यह बात पता होनी चाहिए इरिडिएशन क्या है, ठीक है। इरिडिएशन क्या है, ये मेरे भाई ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम लोग इनएक्टिव कर दें, ठीक है, इनएक्टिव कर दें, या फिर इसको बोलते हैं डिसेबल करना, इनएक्टिव और डिसेबल, इनएक्टिव और डिसेबल डोनर टी लिम्फोसाइट, डोनर टी लिम्फोसाइट। मेनली हमारा ये पर्पज होता है कि डोनर की अगर टी लिम्फोसाइट है उसको हम लोग इनएक्टिव या फिर डिसेबल कर दें। आप समझिए इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आपको ये कभी नहीं भूलोगे ये होता क्या है। देखो, किसी को मान लीजिए ब्लड की नीड है या किसी को आर्गन ट्रांसप्लांट होना है, ये दोनों से एक दूसरे से आप को रिलेट कर पाओगे, ठीक है। किसी पेशेंट को ब्लड की नीड है, पेशेंट को ब्लड की नीड है, और पेशेंट जो है आपका वो इम्यूनो डिफिशियंट है, इम्यूनो डिफिशियंट है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, ठीक, वीक है। अब आपने क्या किया, अगर जो है ब्लड, आपने ब्लड उसको क्या किया, ट्रांसफ्यूज किया, ब्लड आप ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, अब ब्लड में आप जानते हो जिसका ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे तो हो सकता है उसमें टी लिम्फोसाइट हो, ठीक, क्या हो, टी लिम्फोसाइट हो, ठीक, हो सकता है उसमें क्या हो,
टी लिम्फोसाइट हो उसके ब्लड में। अब ये टी लिम्फोसाइट अगर इस पेशेंट की बॉडी में आ गई तो इसकी बॉडी तो इनको खत्म कर नहीं पाएगी क्योंकि ये इम्यूनो डिफिशियंट है। तो अगर ये टी लिम्फोसाइट मल्टीप्लाई कर गई और ग्रो कर गई तो क्या होगा, ठीक, तो क्या होगा आप समझ सकते हो, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। जैसे क्या होता है, आर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, आर्गन ट्रांसप्लांट कराने में आप देखते हो कितनी सारी चीजें मैच की जाती हैं, उसका टिश्यू लेवल तक की मैचिंग होती है, ठीक। तो अगर किसी के मान लीजिए ये हाथ को दिक्कत थी और डॉक्टर ने क्या किया, दूसरे का हाथ लगाया, पूरा उन्होंने मैच किया। अभी अभी हमको इसकी जानकारी नहीं है, एक बात समझना, जैसे किसी का हाथ कट गया, अब क्या किया गया, आपने कहा कि अब इसको लगाना है, डॉक्टर ने उसको जोड़ दिया। ऐसे नहीं होता है कि किसी का कट गया, किसी का उठाया और आपने लगा दिया। ब्लड ग्रुपिंग और ये सारी चीजें तो नॉर्मल है, इसके अलावा और भी टिश्यू लेवल पर जांच होती है। इसके अलावा आप जो है साथ में देखते हैं कि इम्यूनो डिफिशियंट उसको करते हैं, जिसके ट्रांसप्लांट हो रहा होता है उसको इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, वीक करते हैं। तो मान लीजिए ये लगा दिया, अब बॉडी को तो ये पता चल गया, अगर हमारे अंदर इम्यूनो डिफिशियंसी नहीं है यानी हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है, अगर हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो तुरंत हमारी बॉडी पहचान जाएगी कि ये हाथ दूसरे का है, और ये हाथ जब दूसरे का होगा तो राजा बाबू तुरंत हमारी बॉडी कहेगी इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो जहां से ज्वाइंट हुआ होगा वहां से सड़ना शुरू हो जाएगा और ये फिर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बॉडी हमारी पहचान कर लेती है। तो हमको क्या करना है, तो जब भी हम ऐसा काम करते हैं, जो इम्यूनो डिफिशियंट पर्सन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के करने से पहले हमको इरिडिएशन ऑफ ब्लड करना पड़ता है, यानी जो उसके इनएक्टिव करने पड़ते हैं, डिसेबल करते हैं डोनर की लिम्फोसाइट। ये हम इसलिए करते हैं ताकि टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ठीक है, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां से राइट हो जाएगा। इरिडिएशन इनएक्टिवेट डोनर टी लिम्फोसाइट प्रिवेंटिंग TAGVSD, ये आपका जो होता है ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज इन द इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट एंड डायरेक्टेड डोनेशंस, ठीक है। वास्ट आरबीसी, जो हमारी वास्ट आरबीसी होती हैं, आर इंडिकेट फॉर द पेशेंट विद, हमारी वास्ट आरबीसी कहां पर यूज की जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान लीजिएगा या इसको समझने के पर्पज से समझ लीजिएगा। वास्ट जो आरबीसी होती हैं वो हम लोग यूज करते हैं जिसमें आईजीए डिफिशियंसी होती है, विद एंटी आईजीए आर द सीवियर एलर्जिक या फिर एनाफाइलेटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो बहुत ही ज्यादा एलर्जिक है, ठीक, उसको छोटी छोटी जैसे ही बाहर निकला, थोड़ी सी धूल देख ली, तुरंत उसको एनर्जी हो गई, छींक आने लगी, बाहर जैसे दूसरी जगह चला गया तुरंत उसको जो है गर्मी पसीना दुनिया भर की उसकी चीजें होने लगी, यानी वो मोस्ट सेंसिटिव है, मोस्ट जो है सीवियर एलर्जिक है, आईजीए उसकी डिफिशियंसी है, तो उस पेशेंट में हम लोग वास्ट आरबीसी जो है देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है, देखो, वास्ड आरबीसी हैव द प्लाज्मा प्रोटीन इंक्लूडिंग आईजीए, ठीक है, वास्ड आरबीसी हैव प्लाज्मा प्रोटीन इंक्लूडिंग आईजीए रिमूव्ड बाय 3x saline washing प्रिवेंट एनाफाइलेटिक आईजीए डिफिशियंट पेशेंट विद द एंटी आईजीए, ठीक है। क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज प्राइमरली यूज्ड टू ट्रीट हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए को ट्रीट करने के लिए हम कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, तो मेरे भाई हम लोग यूज करते हैं क्रायोप्रेसिपिटेट या फिर रिकॉम्बिनेंट फैक्टर आपका 8, ठीक है, फैक्टर 8 को यूज किया जाता है। हीमोफीलिया ए जो है उसमें फैक्टर 8 की आपकी क्या हो जाती है, फैक्टर 8 की डिफिशियंसी हो जाती है, रिकॉम्बिनेंट फैक्टर 8 जो है उसको हम लोग प्रिफर करते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट इज अल्टरनेटिव, ये जो होता है अल्टरनेटिव होता है, FFP डिलीवर करता है इनसुफिशियंट आपका फैक्टर 8 पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक। क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ फीटल हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो फीटल हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है उसका हमसे पूछ रहे हैं कि मोस्ट कॉमन काज क्या है। मोस्ट कॉमन काज जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन काज हो जाएगा RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्यू टू द क्लिनिकल या फिर आइडेंटिफिकेशन एरर, या फिर किड एंटीबॉडी, या फिर आपका बैक्टीरियल कंटामिनेशन। देखो, मोस्ट कॉमन जो है फैटल हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है घातक,
वो क्या हो सकती है? वो यही तो हो सकती है कि ब्लड ग्रुप ना मैच कर रहा हो, तो यानी एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी ड्यू टू द क्लरिकल या फिर आइडेंटिफिकेशन एरर। जैसे ए ब्लड ग्रुप वाले को बी चढ़ गया, पॉजिटिव वाले को निगेटिव चढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या है? एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी है, ये मोस्ट फीटल है, बहुत घातक है, ठीक है। तो यहां से आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मोस्ट फीटल जो है आपका एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी है ड्यू टू द पेशेंट मिस आइडेंटिफिकेशन या फिर क्लिनिकल एरर हो सकती है, ठीक, नॉट लेबोरेटरी मिस्टेक। फ्रेबाइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, फ्रेबाइल जो होती है नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज काज्ड बाई, किसके कारण होती है? ये मेरे भाई होती है साइटोकाइंस जो रिलीज होते हैं बाय द डोनर ल्यूकोसाइट या फिर पेशेंट एंटी एचएलए एंटीबॉडी। जो फ्रेबाइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन है वो किसके कारण होती है? जो साइटोकाइन रिलीज होते हैं, जो डोनर की ल्यूकोसाइट होती है उसके कारण, या फिर पेशेंट एंटी एचएलए एंटीबॉडी है, तब ये आपको फ्रेबाइल नॉन हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलेगी। देखिए क्वेश्चन है आपका, इनिशियल मैनेजमेंट व्हेन द हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज सस्पेक्टेड। क्या लिखा हुआ है? इनिशियल मैनेजमेंट आपको बताना है जब हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन सस्पेक्टेड, जैसे आप किसी का ब्लड जो है चढ़ाया जा रहा हो, तो वहां पर आपको तुरंत दिख गया कि यहां पर रिएक्शन होने वाली है, हो रही है, शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई, आपने सस्पेक्ट कर लिया, देख लिया, पहचान गए। तो इनिशियल मैनेजमेंट आपका क्या है? तुरंत रिस्पॉन्स आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहले दौड़कर आप क्या करोगे? ट्रांसफ्यूजन को रोकोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे ट्रांसफ्यूजन को, हम मेंटेन रखेंगे आईवी एक्सेस को, और नोटिफाई करेंगे जो फिजिशियन है और ब्लड बैंक को, ठीक। ये काम हमको करना है। सबसे पहले ट्रांसफ्यूजन को हम लोग क्या करेंगे? रोकेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एक्शन क्या है? हम लोग ट्रांसफ्यूजन को रोकेंगे, मेंटेन करेंगे आईवी एक्सेस को, नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को और ब्लड बैंक को, और उसके बाद में सेंड करेंगे पोस्ट रिएक्शन ब्लड, उसके बाद में और यूरिन और ब्लड बैंक, इन सभी का कि आप इसको जांच कराएं। ऐसा तो नहीं कि जो है ब्लड ग्रुप में दिक्कत हो गई हो या फिर कॉम्पेटिबिलिटी है, ठीक है। क्वेश्चन है पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परप्यूरा, ठीक है। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परप्यूरा इज काज्ड बाय, किसके कारण ये होता है? देखो जो पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परप्यूरा है, ऐसे आपको स्किन में इस तरीके से आपको रेड रेड कलर के स्पॉट देखने को मिल जाएंगे। तो ये स्पॉट जो आपको देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं जो आपका प्लेटलेट स्पेसिफिक एंटीबॉडी होती हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं डोनर एंड द पेशेंट प्लेटलेट्स, ठीक है। जो प्लेटलेट स्पेसिफिक एंटीबॉडी हैं एंटी एचपीए 1A, ये क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय कर देती हैं डोनर एंड द पेशेंट की प्लेटलेट्स दोनों को। तो इससे क्या होता है? इससे ये आपको पोस्ट ट्रांसफ्यूजन परप्यूरा देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोफेशनल या फिर पेड डोनर होते हैं आर, मेरे भाई इंडिया में प्रोफेशनल या फिर पेड डोनर अलाउ नहीं है, लीगली जो है यहां पर क्या है? बैन होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि डोनेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है आपको 60 दिन, 56 दिन, 58 दिन के आसपास बताई जाती है। लेकिन जो पेड डोनर है 15 दिन रुका, पैसे की जरूरत है, 5,000 3,000 में बेच रहा है। तो ये क्या होता है? इंडिया में लीगली बैन है कि आप प्रोफेशनल या फिर पेड डोनर यहां पर उनसे डोनेशन नहीं कराया जाता है, ठीक है। प्रोफेशनल या फिर जो पेड डोनर्स हैं वो आर लीगली बैन है इंडिया में अंडर द ड्रग एंड द कॉस्मेटिक जो एक्ट है। वॉलेंट्री जो डोनर हैं, रिप्लेसमेंट डोनर हैं, ऑटोलोगस डोनर हैं, एफ्रेसिस डोनर हैं, इनको हम लोग जानते हैं। डोनर क्या होते हैं आप जानते हैं? ब्लड जो डोनेट करते हैं। एक आते हैं वॉलेंट्री डोनर, एक आते हैं रिप्लेसमेंट डोनर, एक होते हैं ऑटोलोगस डोनर, और एक होता है एफ्रेसिस। आगे सभी के बारे में समझेंगे, यही समझ लेते हैं। जो हमारे वॉलेंट्री डोनर होते हैं, तो वॉलेंट्री डोनर ऐसे डोनर होते हैं जो अपनी स्वेच्छा से, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से ब्लड को, रक्त को क्या करते हैं? दान करते हैं, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से दान कर देते हैं। रिप्लेसमेंट डोनर वो डोनर होते हैं जैसे किसी को चाहिए होता है तो हम 1 यूनिट देते हैं और हमें 1 यूनिट मिल जाती है, तो ये रिप्लेसमेंट हो गया, यानी अदला बल्दी हो गई। ऑटोलोगस डोनर वो डोनर होते हैं जैसे मान लीजिए हमारा कोई एक किसी को बीमारी है, तो उसको पता है कि 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद में क्या होना है? उसका
जो है ऑपरेशन होना है तो जरूरत है, तो वो क्या करेगा, वो अपना ब्लड ही डोनेट कर देगा, और जब ऑपरेशन होगा, जिसकी नीड होगी, तो वो अपना ब्लड ही ले लेगा। इसको बोलते हैं ऑटोलोगस डोनर। ठीक है। एक आता है एफरेसिस डोनर। एफरेसिस डोनर वो डोनर है, ऐसा डोनर है जिसमें पूरा ब्लड, होल ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, कंपोनेंट ऑफ ब्लड, कंपोनेंट ऑफ ब्लड को डोनेट किया जाता है। ठीक, जैसे किसी को प्लेटलेट्स की नीड है तो हम पूरा ब्लड क्यों डोनेट करें, हमारे इधर मशीन रहती है, ठीक, एफरेसिस मशीन होती है, उसमें इधर से जो है ब्लड निडिल लगेगी, आपका इधर से ब्लड निकलेगा, मशीन से जो है आपका वहां से फिल्टर होगा, प्लेटलेट्स बाहर निकल जाएंगी, उसके बाद जो ब्लड है आपका अदर कंपोनेंट है पूरा पूरा का पूरा होल बॉडी में फिर से आपके डाल दिया जाएगा। तो ये होता है एफरेसिस डोनर। तो इस प्रकार के डोनर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। मिनिमम हीमोग्लोबिन रिक्वायर है किसके लिए, ब्लड डोनेशन के लिए। ब्लड डोनेशन के लिए मिनिमम हीमोग्लोबिन की जो रिक्वायरमेंट होती है, मेल की अगर यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर होती है कितनी, लिखा हुआ है, ये फीमेल के लिए लिखा हुआ है 12.5 और मेल के लिए होता है 13। ठीक है, मेल के लिए कितना होता है, 13। यहां पर अभी आप देखोगे, ये देखिए, द मिनिमम हीमोग्लोबिन या हिमेटोक्रिट रिक्वायर फॉर होल ब्लड डोनेशन। तो यहां पर आप देख रहे होगे 12.5 से ज्यादा होना चाहिए, ये फीमेल लिखा हुआ है, 13 से आपका ज्यादा होना चाहिए मेल में, और HCT आगे लिखा हुआ है कितना, फीमेल में आपका 38% से ज्यादा और मेल में आपका 39% से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां से आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई हीमोग्लोबिन की। ठीक है, क्वेश्चन है मिनिमम इंटरवल बिटवीन द होल ब्लड डोनेशन। अगर आपने होल ब्लड का डोनेशन किया है तो उसके बीच में टाइम पीरियड मिनिमम कितना होना चाहिए। जैसे आपने आज किया तो आज के कितने दिन बाद, मैक्सिमम कितने दिन बाद आप जो है, मिनिमम कितने दिन बाद, मैक्सिमम तो कितने भी आप दिन बाद करो, मिनिमम कितने दिन बाद आप दोबारा डोनेट कर सकते हो। तो इसके बाद में होता है 56 दिन। कितने दिन बाद, 56 दिन के बाद डोनेट कर सकते हो। जैसे आज आपने ब्लड को डोनेट किया तो आज से 56 दिन के बाद में आप ब्लड को डोनेट कर सकते हो। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 8 वीक। कितने, 8 वीक के बाद में, मिनिमम 56 दिन। ठीक है, 8 वीक के बाद में आप कर सकते हो। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरीली डिफर्स ऑफ अ ब्लड डोनर, विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंटली डिफर, यानी किसको परमानेंटली बैन किया जा सकता है, कौन जो है परमानेंटली ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता है। अगर भैया कंफर्म HIV पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आया है तो परमानेंटली उसको डिबैरेट कर देंगे कि आप जो है ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कंफर्म HIV पॉजिटिव वाला हो गया उसको परमानेंटली डिफरल करेंगे, और इसके अलावा HCV है, HBsAg है, सिफिलिस है, चगास डिजीज है, ऑटो इम्यून जैसे डिसऑर्डर हो गए, पॉलीसाइथीमिया वेरा है, ग्रेव्स डिजीज है, इन सभी में आप जो है ब्लड यहां पर डोनेशन नहीं करवाएंगे और किसी को वो ब्लड नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ब्लड डोनेटेड फॉर ऑटोलोगस यूज डिफर फ्रॉम एलोजेनिक डोनेशन इन दैट। क्वेश्चन है आपका, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, एफरेसिस प्लेटलेट्स डोनेशन डिफर फ्रॉम होल ब्लड डोनेशन इन दैट। मैंने अभी आपको बताया एफरेसिस जो है प्लेटलेट्स डोनेशन, हमसे कह रहे हैं कि ये डिफरेंट होता है होल ब्लड डोनेशन से। कैसे, यहां पर क्या होता है, एफरेसिस जो हो रही है प्लेटलेट्स में, प्लेटलेट्स सेलेक्टिवली रिमूव्ड व्हाइल द आरबीसी एंड प्लाज्मा आर रिटर्न, और होल ब्लड में आपका पूरा पूरा क्या होता था, पूरा पूरा ब्लड जो है आपका डोनेट करवा लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे मशीन होती है और इसमें एफरेसिस हो रहा है, एक तरफ से आपका ब्लड लिया जा रहा है, मशीन से पूरा छन रहा है, उसमें से प्लेटलेट्स निकाल ली जा रही है, उसके बाद बचा हुआ सारा कंटेंट आपकी बॉडी में भेजा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन है आपका, नियोनेटल जॉइंडिस इन HDFN इज काज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ। नियोनेटल जॉइंडिस है HDFN में, ये काज्ड हो रही है किसके एक्यूमुलेशन से, यहां पर क्या एक्यूमुलेशन होने लगता है। तो सभी जानते हैं कि अनकॉन्जुगेटेड यानी जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है फ्रॉम द हीमोलिसिस, जो हीमोलिसिस हो रही होगी उससे एक्सीडिंग द नियोनेटल लीवर कैपेसिटी। जो नियोनेटल है उसकी जो लीवर की कैपेसिटी है उससे अधिक जो है आरबीसी यहां पर टूटती हैं, और जब अधिक आरबीसी यहां पर टूटेंगी तो लीवर की इतनी कैपेसिटी नहीं होता है कि इतनी जल्दी उसको कॉन्जुगेट कर पाए। ठीक है, तो यहां से आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, लिखा है द लुक बैक प्रोग्राम। ये लुक बैक प्रोग्राम क्या होता है इन ब्लड बैंकिंग रिफर्स टू, जो लुक बैक प्रोग्राम होता है ये होता है नोटिफाइंग द रिसिपिएंट ऑफ द ब्लड
from the donor found in the infected with HIV or HCV. इसको बोलते हैं लुक बैक प्रोग्राम। अगर हमें जो है नोटिफाई करना रहता है रिसिपिएंट को ऑफ ब्लड फ्रॉम अ डोनर, कोई भी अगर डोनर है फाउंड इन्फेक्टेड विद द HIV और HCV, जैसे किसी ने पहले एक बार डोनेशन किया था, ठीक, मान लीजिए, उसके बाद दोबारा भी डोनेट करने आया, जब डोनेट करके चला गया आपने उसमें टेस्ट लगाया, HIV पॉजिटिव आ गया, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको जो है पहले तो उसको पेशेंट को भी इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद में हम पीछे देखते हैं, पलटते हैं कि इससे पहले जब ये डोनेशन करने यहाँ पर आया था तो उस डोनेशन जब उसने किया था तो हम देखते हैं किसको हमने उसको ब्लड इशू किया था, फिर हम उस पेशेंट को जो है देखते हैं, ठीक। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए एक पेशेंट है, एक पेशेंट आज आया, इसने, पेशेंट नहीं डोनर है, सॉरी, एक क्या है डोनर है, डोनर ने क्या किया, ब्लड डोनेट किया, आपको दे गया, फिर इसके कुछ महीने बाद में ये यही दोबारा सेम डोनर दोबारा आया, जब सेम डोनर आपके पास में ये दोबारा आया, अगेन पुनः आया, तो आपने देखा ये अब HIV पॉजिटिव आ गया, ठीक, HIV पॉजिटिव आ गया। अब HIV जब पॉजिटिव आ गया, अब तुरंत देखोगे कि जब ये पहले आया था, जब ये पहले आया था तो इसका ब्लड किसी ना किसी को दिया गया होगा, तो वो उसका रिसिपिएंट कौन है, उस रिसिपिएंट को क्या है, उस रिसिपिएंट को देखना पड़ेगा, खंगालना पड़ेगा। यानी अगर उसको जब ये पहले आया था तब HIV नहीं आया था, इसका मतलब विंडो पीरियड था, तो हम रिसिपिएंट में उसको जो है उसको भी चेक करेंगे और इसको भी इन्फॉर्म करेंगे। तो यहां पर ये लुक बैक प्रोग्राम इसको बोलते हैं, ठीक है। इन मैसिव ट्रांसफ्यूजन प्रोटोकॉल MTP द रिकमेंडेड रेशियो PRBC, FFP और प्लेटलेट्स, अगर जो है मैसिव जो है ट्रांसफ्यूजन करना है बहुत अधिक मात्रा में जिसकी नीड है, तो हम प्रोटोकॉल क्या फॉलो करते हैं, 1:1:1, यानी 1:1 के रेशियो में हम लोग फॉलो करेंगे, यानी 1 यूनिट आपकी PRBC, 1 यूनिट की FFP और 1 यूनिट प्लेटलेट्स, ठीक है, बैलेंस काम करेंगे। एक्सेप्टेबल टेम्परेचर रेंज क्या होती है फॉर द ब्लड कंपोनेंट ट्रांसपोर्टेशन, अगर हम लोग ब्लड कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या टेम्परेचर जो है रेंज होनी चाहिए। देखो आरबीसी के लिए लिखा है 1 से 10 डिग्री, प्लेटलेट्स के लिखा है 20 से 24, एफएफपी के लिए लेस 18 डिग्री फ्रोजन, ठीक। ऑल कंपोनेंट 20 से 24 नहीं होने चाहिए, कंपोनेंट मस्ट बी फ्रोजन, नहीं भाई, 1 से 6 डिग्री ये भी नहीं, तो यहां से बी ऑप्शन राइट हो सकता है। पीआरबीसी जो है 1 से 6 डिग्री के बीच में, प्लेटलेट्स आपकी 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, एफएफपी आपका लेस देन 18 डिग्री, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्लड कंपोनेंट एडमिनिस्ट्रेशन मैक्सिमम टाइम अलाउड टू हैंग अ यूनिट, कितने टाइम तक आप जो है 4 घंटे के अंदर अंदर आपको जो कंपोनेंट है वो आपको एडमिनिस्ट्रेट करवा देना है, यानी आईवी के थ्रू उसको दे देना। ऐसे क्वेश्चन आपके किस में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके नर्सिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी पार्ट है, आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नर्सिंग में पूछा जाता है तो आपको नहीं आएगा। आप नर्सिंग में भी तो वो भी पूछा जा रहा था, BLS, CPR, ठीक, बहुत पूछा जाता है, आपके GIMS में आया है। तो मेजर इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है ऑफ रिपीटेड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन इन थैलेसीमिया मेजर। थैलेसीमिया मेजर में आप जानते हैं कि बार बार हमको क्या करना है, ब्लड जो है पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करवाना रहता है, लेना रहता है, तो उससे क्या होगा, जब बहुत ज्यादा आरबीसी बार बार आ रही होगी तो आयरन ओवरलोड हो सकता है, जिसको हीमोसाइड्रोसिस बोलते हैं, और अफेक्ट कर जाएगा आपका हार्ट, लीवर और एंडोक्राइन ऑर्गन, ठीक। तो यहां से बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन क्या है रिपीटेड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन में, जैसे थैलेसीमिया मेजर हो गया। क्वेश्चन है HLA एंटीजन आर इनकोडेड बाय जीन ऑन क्रोमोसोम, जो हमारा HLA एंटीजन होता है वो इनकोड किया जाता है बाय द जीन्स ऑन क्रोमोसोम, कौन से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 6, क्रोमोसोम नंबर 6 से, ठीक है। हाँ, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। द जीटा पोटेंशियल ऑफ आरबीसी रिफर्स टू, मैंने आपको बताया कि जीटा पोटेंशियल क्या होता है। जीटा पोटेंशियल मैंने आपको बताया कि ये दो आरबीसी हैं, आरबीसी के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं जीटा पोटेंशियल, ठीक। नेट निगेटिव चार्ज ऑन द आरबीसी सरफेस ड्यू टू द सिएलिक एसिड क्रिएटिंग द रिपल्सन बिटवीन द आरबीसी, ठीक। इनके बीच में क्या रहता है, रिपल्सन रहता है, और इसी को बोला जाता है जीटा पोटेंशियल, ठीक है। जीटा पोटेंशियल नेट नेगेटिव चार्ज फ्रॉम सिएलिक एसिड रिड्यूस ऑन द आरबीसी सरफेस,
ठीक है, तो यहां से आप इतनी बातें हो गई। आई होप आपकी जो है क्लास यहां से खत्म हो गई है। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से कह दो, हमने फास्ट तरीके से हमने आपको चीजें यहां पर समझाई है। मैंने आपको पहले बताया था मैं थ्योरी नहीं करा रहा हूं, मैं आपको जो है बहुत ज्यादा समझा नहीं रहा हूं, मैं आपको चीजें रिवाइज करा रहा हूं, आपको जो आपके दिमाग में बैठी रहे एज ए क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में मैंने आपको पूरा का पूरा ब्लड बैंक समझाया है। ठीक है, आपको कैसी लगी क्लास कमेंट में बताइएगा। हम लोग बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, हम इसकी बहुत जल्द भी क्लास करेंगे। आपका नॉन टेक्निकल बेहतरीन तरीके से यूट्यूब पर चल रहा है। जीएस, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, जीएस और कंप्यूटर की क्लास हो गई है। अभी 160 क्लास भी हम आपकी नॉन टेक्निकल की करा देंगे। कोई भी पैरामेडिकल आपका एम्स का एग्जाम हो या पैरामेडिकल का हो, सबके लिए बेहतरीन रहेगी। ठीक है, उनको आप कीजिएगा। और लैब वाला जितना कंटेंट है उसको मैं आपके एग्जाम से पहले सारा का सारा एक बार फिर करा दूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, डेली आपकी 10 बजे एक टेस्ट सीरीज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उस पर चल रही है। आप मेरे भाई देखोगे, एप्लीकेशन है एजुकेशन मसाला, 10 बजे आता है आपका टेस्ट। 80 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के देते हैं, 20 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, 10 बजे चल रही है। शायद समथिंग वहां पर मैंने 11 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिए। अगर इस हिसाब से देखो, मैंने किसी दिन अभी एक कमेंट देखा था, एक भाई कह रहा था कि कोर्स बेच देते अपना 1400-1500 रुपए का। हाँ भाई, मैंने कब कहा कि कोर्स नहीं बेचता हूं? ये आज से कोर्स नहीं बेच रहा हूं। 5 साल पहले उठा के देखो, पहला ही कोर्स बेच दिया था 2022 में। ठीक है, फ्री भी पढ़ाता हूं, पेड भी पढ़ाता हूं, लेकिन ये जरूर कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं, सबसे कम पैसे में पढ़ाता हूं। ठीक है, जितनी चीजें मैं बैच में दे रहा हूं उतनी चीजें इस फीस में आपको कहीं पर भी एक चीज में नहीं मिलेगी। अगर 1499 में आप टेक्निकल भी नहीं पा पाओगे, हम टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज और आपका इसके साथ साथ में 5000 एमसीक्यू की पीडीएफ, क्लास नोट्स हमारे प्रिंट भी कर पाओगे। हम दे तो रहे हैं इतना, सब कुछ इसी में दे रहे हैं, तो ये मत कहिए। और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर कंटेंट अवेलेबल है, पढ़ने वाले यहां से भी फ्री में पढ़ सकते हैं। पेड पढ़ना चाहो यहां से पढ़ सकते हो। टेस्ट सीरीज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, 11 टेस्ट सीरीज हो गई तो इसकी कीमत 799 रुपए में ऐसे 10-12 टेस्ट आपको मिलते हैं। खूब ज्वाइन करते हैं आप, 599, 699 मैं फ्री दे रहा हूं। तो आप थोड़ा सा कमेंट करने से पहले एक बार ये सोचें समझें कि 6000 का बैच थोड़ी बेच रहा हूं। सिर्फ टेक्निकल करा दो, ना पीडीएफ डाउनलोड कर पाओ, ना आप उसमें जो है एमसीक्यू मिल पाए, ना कुछ मिल पाए। सब कुछ करा रहा हूं, इतनी कम फीस में हमारी कैपेबिलिटी है कराने की, मैं इतनी करा पा रहा हूं। आप अभी समझोगे, अभी जो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा चलाते हो, एप्लीकेशन होते हैं, एप्लीकेशन को रन करने के लिए सारा खर्चा आता है। ऐसा नहीं कि खर्चा नहीं आता, अच्छा खासा खर्चा आता है। उनको रन कराने के लिए 7 लोग बैठे हुए, 8 लोग की टीम बैठी है। कोई फ्री में बैठा है क्या? आप मेरे पास अगर काम करने आते हो, कहीं भी करते हो, लैब में करते हो, फ्री नहीं करते हो, पैसा उसका आपको देते हैं। ठीक है, तो वो चीजें हैं, आप थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। मैं कहता हूं ये फीस ज्यादा हो सकती है किसी के लिए, लेकिन कंपैरिजन में, क्वालिटी में, मेहनत में, लोगों की टीम में, इस फीस प्राइस मैच में आप कहीं पर भी मुझसे मैच नहीं कर पाओगे। मैच तो छोड़ो, मैच कर ही नहीं सकते हो। हम 50% से कम में पढ़ाते हैं, समझिएगा इस बात को। ठीक है, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्यादा आप इधर उधर की चीजों में मत पड़िए। जहां पर भी आपको चीजें अच्छी लगे, जहां पर आपको चीजें समझ में आए, जहां पर आपको लगे कि जेन्युइन चीजें हैं, वहीं पर आप जाएं। ये मत कहता हूं मैं कि आप मेरे पास आए। ठीक है, आपको जहां समझ में आए, जिसकी क्लास अच्छी लगे, जिसका कंटेंट आपको बेहतर लगे, जिसको समझाने का तरीका आपको समझ में आए, आप उससे पढ़ें। ठीक है, जिससे आपका बेहतर भविष्य बनेगा। समझ रहे हैं आप बात? ठीक, आपको हमारा समझ में आता, हो सकता है किसी को मेरा ना समझ में आए, तो जबरदस्ती थोड़ी है कि कोई मेरे पास पढ़ लेगा, नहीं। किसी के भी पास आप पढ़ रहे हो, जिसके पास आपको उसका अच्छे से समझ में आता है, आपकी और उसकी ट्यूनिंग बन रही है, आप उसके पास पढ़िए। आज रात 12 बजे तक इस बैच में ऑफर है, आप ले सकते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ है हम अपने आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चाहे वो जीएस की हो, चाहे वो आपकी मैथ की हो, चाहे वो कंप्यूटर की हो, सारी की सारी पीडीएफ वहां पर मिलती है। और चाहे अपनी इस क्लास की पीडीएफ हो, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एजुकेशन मसाला ये ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लो। फ्री टेस्ट जो है डेली आप 10 बजे सुबह दो। ठीक है, मैं वहां पर देख रहा हूं कि कैसे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। शुरुआत के जो 15-20 डेली जो रैंक आती है 20 से 25 के बीच में,
बहुत बच्चा टेस्ट दे रहा है, आपको लगता है कि आप नहीं दे रहे हो तो नहीं दे रहे हो, कि अगर मैं किसी दिन ऑन कर दूं तो 8 से 900 बच्चे, 1000 बच्चे 2-3 दिन में टेस्ट दे देते हैं। ठीक है, ये बात आपको नहीं पता होगी। हम टेस्ट देते हैं, हम देखते हैं उसमें 1000 बच्चे तक टेस्ट दे रहे हैं, अगर आप नहीं दे रहे हो तो आप समझ सकते हो कि आप कहां पर हो। ठीक, तो यहां पर बच्चे अच्छे खासे टेस्ट देते हैं, आपको टेस्ट देना चाहिए। फ्री है, पेड नहीं है, फ्री है, आप डाउनलोड कर लो, आप टेस्ट दीजिए।